Okay, so hello everyone, this is सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एडुकेटर. वेलकम टू द क्लास. तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे. तो एक बार ऑडियो वीडियो के बारे में मुझे फटाफट से बता दो, फिर स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस क्लास को. फटाफट से बताओ भैया, स्टार्ट करते हैं जल्दी से. चलो, तो मेरे ख्याल से ऑडियो वीडियो बिल्कुल सही आ रहा है. मैं अच्छे से ऑडिबल विजिबल हूँ आप लोगों को. अगर कोई दिक्कत है तो अभी बता दो यार, फिर स्टार्ट करेंगे हम अपने इस सेशन को. मैं एक बार एक दो जगह शेयर कर दूं, मतलब टेलीग्राम में पोस्ट कर देता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं. चलो, तो क्लास हो गई है लाइव और लिंक हो गए हैं शेयर. तो अभी करते हैं स्टार्ट. ऑडियो वीडियो के बारे में एक बार फटाफट से बता दो यार. ऑडियो वीडियो के बारे में फटाफट से एक बार बता दो, फिर स्टार्ट करेंगे EM वेव के इस चैप्टर को. और बहुत बढ़िया तरीके से निपटाने वाले हैं. बहुत बढ़िया तरीके से निपटाने वाले हैं. क्या करेंगे भैया? हमारा जो चैप्टर है क्लास 12 फिजिक्स का, क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, उसको करेंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से वन शॉट के अंदर खत्म करने वाले हैं. वन शॉट के अंदर उसको खत्म करने वाले हैं. बेटा यहाँ थोड़ा सॉल्व होंगे, वो तो ऐप पे सॉल्व हो सकते हैं, या मुझे टेलीग्राम कर देना, मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा आपको. डोंट वरी. ठीक है, चलो. आज कहाँ चले गए बच्चे? क्या आए हैं अभी? पता नहीं बेटा, उस बारे में मुझे पता नहीं. आज थी वैसे तो, नीट पे थी उनकी, बट पता नहीं क्यों नहीं हो रही. चलिए, तो अभी स्टार्ट करते हैं. वन शॉट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्लास 12 फिजिक्स का 8वां चैप्टर है. और लगभग 3 नंबर का ये चैप्टर रहने वाला है. सिर्फ नहीं बोल सकते भाई, 3 नंबर भी इंपॉर्टेंट है. तो 3 मार्क्स का चैप्टर है, उस हिसाब से ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा. 1-1.5 घंटे में, 1.25 घंटे में ये खत्म हो जाने वाला है. ठीक है, तो सबसे पहले बोलूँगा कि जो एम्बाइब लेंस है, फटाफट से उसको डाउनलोड कर लेना. फ़ायदा क्या है एम्बाइब लेंस को डाउनलोड करने का? अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है, आप उसको सिंपली स्कैन करिए. उससे रिलेटेड वीडियोस, उससे रिलेटेड 3D मॉडल्स, उससे रिलेटेड लेक्चर्स आप लोगों के सामने होंगे. इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें आज कवर होंगी? डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट कवर होगा, मैक्सवेल इक्वेशन, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं. ठीक है, तो फटाफट से लाइक और शेयर भी कर दो यार. फटाफट से लाइक और शेयर भी कर दो. चलिए, तो जो बच्चे मेरे बारे में नहीं जानते और मोस्टली जानते भी नहीं होंगे, ठीक है, तो भैया मेरा नाम है सुनील जांगड़ा और मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ फिजिक्स. पिछले 6 साल से मैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ. बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, बीटेक किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर. चलो, तो स्टार्ट करते हैं यार आज की क्लास को, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि पहला टॉपिक हमारा क्या है. पहला टॉपिक है हमारा भैया डिस्प्लेसमेंट करंट. हाँ जी, आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट. देखो यार, ये डिस्प्लेसमेंट करंट का आइडिया आया कैसे? सबसे पहली बात ये थी, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, क्यों आया, ये चीज़ें हम यहाँ पे इस पहली स्लाइड में पढ़ेंगे. देखो, तुम्हें बोला गया होगा या तुमने कभी भी पढ़ लिया होगा एक बार पहले से, क्योंकि इस टाइम पे अगर तुम पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये चैप्टर एक बार पढ़ लिया होगा. डिस्प्लेसमेंट करंट. डिस्प्लेसमेंट करंट वैसे होता क्या है? ये होता है भैया E0 डी फाई ई अपॉन में डी फाई डी टी. ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, या फिर बोलो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट बनता है. लेकिन ये आया कैसे? ये आया कैसे, इसका आइडिया आया कैसे, उसको एक बार से हम समझने वाले हैं. आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट को यहाँ पे समझने वाले हैं. देखो यार, तुमने एक चीज पढ़ी थी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड. पढ़ी थी क्या? चलो एक मिनट, सबसे पहले हम एक काम करते हैं. सबसे पहले हम काम करते हैं कि एक कंडक्टर लेते हैं. जैसे कि हमने ये एक कंडक्टर लिया यहाँ पे, ठीक है, ये क्या लिया हमने? एक कंडक्टर लिया. ठीक है, इस कंडक्टर को हमने क्या दिया? एक फील्ड दिया. चेंजिंग एंड इंक्रीजिंग बी जो है हमने इसको दिया. ठीक है, मतलब ये जो बी है ये कैसा है? ये चेंजिंग एंड इंक्रीजिंग है. अब ये चेंजिंग एंड इंक्रीजिंग जो फील्ड है, इससे क्या बन रहा है? फ्लक्स बन रहा है, जो ऑल्सो क्या है? चेंजिंग है.
अगर ये फ्लक्स चेंजिंग है और ये चेंजिंग किसके साथ लिंक हो रहा है बेटा, ये लिंक हो रहा है किसके साथ, कंडक्टर के साथ। और अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इस कंडक्टर के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक ऐसा करंट प्रोड्यूस होगा जो इसके फ्लक्स को अपोज करेगा। और फ्लक्स कैसा है वो देखना आप लोगों को। हम चेंजिंग और इंक्रीजिंग बोल रहे हैं, तो इंक्रीजिंग को हमें करना होगा डिक्रीज, तो हमें अंगूठा अपनी साइड करना है क्योंकि फील्ड अंदर जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन जो होगी वो ऐसे होने वाली है, ऐसे करंट की डायरेक्शन होने वाली है। ये तो तुम्हें पता लग गया, हाँ जी, ये तो तुम्हें पता लग गया। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेंगे। बताओ बताओ भाई, जल्दी से बताओ फटाफट से। यहाँ पे तुमने क्या चीज सीखी कि अगर बी है, चेंजिंग बी है, अगर बी कैसा है, चेंजिंग है, तो वो क्या बना रहा है, बी कैसा है, चेंजिंग है, तो वो बना रहा है भैया करंट। ठीक है, इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ गई होगी। ठीक है, वो बना रहा है करंट, क्लियर है। और करंट जहां पे होता है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, करंट जहां पे होता है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। जल्दी से बताओ, नहीं समझ में आया? ओके, अब हमने एक चीज देखी कि करंट जहां पे हुआ, अगर मान लो किसी स्ट्रेट कंडक्टर में अगर करंट होगा तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा, यस और नो। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है करंट, करंट प्रोड्यूस कर देता है मैग्नेटिक फील्ड। क्या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा कुछ? बताओ यार, क्या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा कुछ? हाँ जी, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। क्या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा कुछ? बताओ क्या चेंजिंग भी कैसा, मतलब विद टाइम, विद टाइम के साथ अगर वो चेंज हो रहा है तो भैया वहां पे एक करंट बनता है, उसको बोला जाता है आईडी करंट। आईडी करंट मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट बोला जाता है। क्या करंट बोला जाता है बेटा जी? डिस्प्लेसमेंट करंट बोला जाता है। बताओ यार जल्दी से फटाफट से सभी बच्चे बताइए, समझ आया? आइडिया कैसे आया, आइडिया कैसे आया, अब उसके ऊपर बात करते हैं। अभी तो सिर्फ हमने क्या बात करी है कि भैया करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो वो करंट प्रोड्यूस कर देगा। अब हम देख रहे हैं कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है, वो भी टाइम के साथ अगर वो चेंज हो रहा है तो वहां पे भी एक करंट होता है, लेकिन ये कैसे होता है उसको एक बार हमें देखना है। हमने इसके लिए क्या किया, हमने इसके लिए क्या किया कि एक अरेंजमेंट ली, इसके लिए हमने एक अरेंजमेंट ली। जैसे कि ये एक अरेंजमेंट है जिसमें ये कैपेसिटर की प्लेट्स है, ये क्या है, कैपेसिटर की प्लेट्स है बेटा, कैपेसिटर की प्लेट्स है। ठीक है, इनके अक्रॉस हमने एक वोल्टेज लगा रखी है, बैटरी लगा रखी है और यहाँ पे एक की लगा रखी है ये। ओके, अब जैसे ही हम की को क्लोज करेंगे यहाँ से करंट चलेगा। ठीक है, और ये कैपेसिटर की प्लेट्स को मतलब चार्ज देता रहेगा, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब तुम एक चीज देखो, अब तुम एक चीज देखो कि भाई अब तुम्हें इतना तो पता है कि करंट के चारों ओर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। मतलब जहां पे करंट चल रहा होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है, ये तो तुम पढ़ के भी आए हो। अभी हो क्या रहा है कि जैसे जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये प्लस बनता जाएगा, यहाँ पे प्लस बनता जाएगा, यहाँ पे एक नेगेटिव बनता जाएगा। तो पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, टाइम के साथ ये फील्ड जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुआ, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुआ। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो चेंज हो रहा है ये बनाएगा एक करंट जिसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट बोलेंगे। और करंट क्या बना देता है भैया, करंट क्या बना देता है, मैग्नेटिक फील्ड बना देता है। करंट क्या बना देता है, मैग्नेटिक फील्ड बना देता है। ठीक है, यस और नो? ये पता कैसे लगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ही बनेगा? तो इसके लिए क्या करा गया कि इनकी प्लेट्स के बीच में एक नीडल रखी गई, और नीडल क्या हो गई भाई, डिफ्लेक्ट हो गई। नीडल क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। ये विजिबल है क्या यार? ये पता नहीं कैसे फाइल बनाई है, हाइलाइटर को ऐसे कैसे रखा हुआ है, ये होगा डिफ्लेक्टेड। क्या होगा, ये डिफ्लेक्टेड होगा बेटा जी। ठीक है, अब ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, नॉर्थ
साउथ होते हैं किसके अंदर, नीडल के अंदर, अगर वही डिफ्लेक्ट हो रहे हैं भैया तो इसका मतलब क्या है कि प्लेट्स के बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड है, प्लेट्स के बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना होगा, किसी करंट से बना होगा। तो कोई ना कोई एक नया करंट वहां पे है, न्यू करंट है, यस और नो। और ये न्यू करंट क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसकी प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, या फिर बोलो कि फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो यहां से आया था आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या आया था यहाँ से, आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट आया था। बताओ जल्दी से, फिर दो तीन चीजें और बताऊंगा, बिल्कुल पॉइंट्स अच्छे वाले बताऊंगा तुम्हें, फटाफट से एक बार बता दीजिए। ठीक है, चलो करें। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे दो तीन बातें हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो अरेंजमेंट है इसमें प्लेट्स के बाहर एक लूप लगाते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे एक लूप लगा लिया, यहाँ पे एक मैंने लूप लगा लिया, ठीक है। तो तुम क्या लिखोगे भैया, अकॉर्डिंग टू ACL तुम क्या लिखने वाले हो कि इंटीग्रेशन ऑफ B.dl क्या होगा, वो होने वाला है म्यू नॉट आई होने वाला है, क्योंकि यहाँ से जो करंट जा रहा होगा उसको मैंने आई बोल दिया। इसको आप C भी बोल सकते हो, IC भी बोल सकते हो। IC क्या होता है, कंडक्शन करंट होता है। आई को मैं IC बोल रहा हूँ, जिसको आप बोल सकते हो कि ये कंडक्शन करंट है। क्या है बेटा जी, ये कंडक्शन करंट है। ओके, इतनी बात समझ में आई, फटाफट से बताओ। ठीक है, आगे देखो। तो अगर मैं यहाँ पे लूप लगाता हूँ यहाँ पे, तो आप कैसे लिखोगे, आप लोग लिखने वाले हो कुछ ऐसे कि B.dl क्या होगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B.dl क्या होगा, म्यू नॉट आई, वहां से जाने वाला करंट। लेकिन अगर मैं लूप यहाँ पे लगा दूं, अगर मैं यहाँ पे लूप लगाऊं, यहाँ पे एक लूप अगर मैं लेता हूं, तो यहाँ पे मुझे इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखाई दी, मुझे इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखाई दी भाई साहब। मतलब कि हमने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू में आई, तो वहां पे जीरो होगा, आई वाला करंट तो वहां पे जीरो होता है ना। तो यहां से मेन आइडिया आया था कि नहीं यार, यहाँ पे कोई ना कोई और करंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो वहां पे एक फील्ड करंट बनेगा। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया, फटाफट से एक बार फटाफट से सभी बच्चे बता दीजिए भैया, फिर आगे की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। फटाफट से बता दो जल्दी से। तो फिर यहाँ पे मैक्सवेल जी आए, उन्होंने बोला कि भाई तुमने यहाँ पे लूप लगाया, ठीक है, हमने बोल लिया कि ये करंट हो गया, ये फील्ड हो गया, ये रिजल्ट हो गया, यहाँ पे लगाया तो ये हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक करंट है भाई साहब। तो टोटल जो इक्वेशन है आप लोग लिखोगे कैसे, आप लोग लिखोगे B, यार ये मेरे पीछे लिखा जाएगा ना, तो इधर से मैं हट जाता हूँ, इधर से मैं हट जाता हूँ, ये मेरे पीछे लिखा जाएगा, मैं इधर लिख देता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ B.dl इज इक्वल टू होगा म्यू नॉट आई, मतलब कंडक्शन करंट प्लस में डिस्प्लेसमेंट करंट होने वाला है। ये वाली है एग्जैक्ट हमारी बढ़िया वाली रिलेशन, ये इन्होंने बात बोली मैक्सवेल जी ने, इसको बोलते हैं मॉडिफाई इक्वेशन, एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन, मॉडिफाई एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन इसको बोला जाता है। क्लियर हुआ? ठीक है, दोबारा से सुन लो भाई, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में अगर मैं लूप लगाता हूं तो वहां पे एम्पियर जी के अकॉर्डिंग कोई करंट नहीं है, लेकिन मैक्सवेल जी ने बताया कि नहीं भाई यहाँ पे करंट है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज बढ़ता जा रहा है, एक साइड पॉजिटिव होता जा रहा है, एक साइड नेगेटिव, तो यहाँ पे एक फील्ड चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, और उसकी वजह से एक करंट बन रहा है जिसको बोला गया डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इक्वेशन बनेगी ये। अब यहाँ पे दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि भैया जो ID होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, वो कंडक्शन करंट के बिल्कुल बराबर होता है, ये याद रखना। ठीक है, ID जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट करंट के बिल्कुल बराबर होता है, ये भी प्रूफ मैं आप लोगों को आगे सिखाने वाला हूँ, क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है इसके अंदर, वो पता लग जाएगा तुम्हें। और दूसरी बात, जहां पे देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अब जैसे कई बच्चे सोचेंगे कि फिर यहाँ पे अगर मैं यही वाली इक्वेशन यूज करूंगा तो इसका मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे आएगा,
यहाँ पे कैसे आएगा भाई, वायर के अंदर थोड़ा होगा वो, वायर के अंदर जो होगा मतलब वायर के केस में आईडी तो 0 होगा, ठीक है, और कंडक्शन मतलब कंडक्शन करंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसी तरीके से कैपेसिटर के केस में जब आप कैपेसिटर को देखोगे उस केस में क्या होने वाला है, आईडी इज नॉट इक्वल टू 0 और आई कंडक्शन करंट होगा 0। तो ये ऐसे कैलकुलेशन आप लोगों को करनी होती है, ऐसे कैलकुलेशन आप लोगों को करनी होती है बेटा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो न्यू करंट पता लग गया होगा, है ना, न्यू करंट पता लग गया होगा। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी अभी के लिए, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है, वो क्या कर रहा है, एक नया करंट बना रहा है जिसको डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं, उसकी इक्वेशन हमने बता दी है और ये मॉडिफाई इक्वेशन है, तो आप लोगों को याद कर लेनी है। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। डेफिनेशन, अब डेफिनेशन तो बड़ी सिंपल है कि आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होने वाला है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन में डी टी है, ठीक है। तो ये कहाँ पे बनता है भैया, जहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है। तो आप लोग बोलोगे इट इज ए करंट, इट इज ए करंट विच प्रोड्यूसेस in the region in which the electric field and hence the electric flux changes with time। ये उस रीजन में बनता है, प्रोड्यूस होता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद टाइम। क्लियर, यस और नो, जल्दी से बताओ फटाफट से। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये चार कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों के पास इक्वेशंस है जो आप लोगों को पढ़नी है। एक बार मैं इनको बिल्कुल अच्छे से तुम्हें पढ़ा देता हूँ कि ये क्या होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूज होगा इनका बहुत अच्छा, ठीक है। एक मिनट, ये पेन ज़्यादा ही बोल्ड हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कैसी है भैया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो पढ़े। मैक्सवेल जी ने इक्वेशन दी, जैसे कि गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक की अगर मैं बात करूं तो सिंपल तुमने पढ़ा है कि गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या बताता है कि ई डॉट डी एस क्या होगा, इज इक्वल टू होगा क्यू एनक्लोज, जितना चार्ज वहां पे अंदर की तरफ होगा वो मानेंगे हम, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग ये सारा फ्लक्स बता रहे होंगे। फिर गॉस लॉ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वही गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म बताया गया, तो उसमें लिखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस जो होगा वो 0 के बराबर होने वाला है। क्यों होने वाला है, इससे ये पता लगता है कि मान लो कोई सरफेस, किसी सरफेस में से जो नेट फ्लक्स है वो 0 होने वाला है, मतलब जितना फ्लक्स फील्ड लाइंस एंटर कर रही है उतनी ही फ्लक्स या फील्ड लाइंस वहां से बाहर हो रही है। तो इससे पता लगता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी पता लगता है मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है बेटा। ये है भैया कहानी। क्या रिपीट करें बेटा इसमें, पहला फॉर्मूला इज वेरी सिंपल कि फ्लक्स क्या होता है, क्यू एनक्लोज अपॉन में कितना, एप्सिलॉन नॉट, तो वो लिख दिया, ये तो हम पहले चैप्टर में पढ़ के ही आए हैं। दूसरी जो है वो बी डॉट डी एस है, मतलब ई की जगह हमने बी लिख दिया कि किसी सरफेस में से जो फील्ड लाइंस होंगी, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो 0 होने वाला है। क्यों, क्योंकि जितनी फील्ड लाइंस एंटर करेंगी उतनी बाहर चली जाएंगी। तो इससे ये पता लगेगा कि मैग्नेटिक मोनोपोल सिर्फ अकेला एक पोल एग्जिस्ट नहीं होता है, पेयर में ही आते हैं, नॉर्थ साउथ वो बनता रहेगा। क्लियर, बताओ जल्दी से, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे सिंपल तरीके से तुम्हें बताया कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं। ओके, नेक्स्ट है आप लोगों के पास फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई। अब फैराडेज लॉ तो तुमने पढ़ा है कि E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी फाई बाय में डी टी होता है, बी होता है, ये तुमने पढ़ा है। बट आपने सर यहाँ पे E डॉट डी एल कैसे लिख दिया, अरे पहले चैप्टर पे चलो ना, पहला चैप्टर क्या कहता है, पहला चैप्टर क्या कहता है, डेल वी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ई डॉट डेल आर या डेल एस, जो भी आप लोग लिखना चाहते हो, जो भी डिस्टेंस आप लोग लिखना चाहते हो, ठीक है, वो लिख सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे लिख लो, या फिर आप इसको ऐसे लिख लो, शॉर्ट में करके लिख लो ऐसे, v की वैल्यू इज माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल। क्लियर है, लिखते थे ना, तो उसी से रिलेटेड हमने इस इक्वेशन को लिखा। ये जो ई है ये एक तरीके से क्या है, ईएमएफ है, और ईएमएफ है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ही है। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं
कि ये हुआ ई डॉट डी एल इज इक्वल टू हुआ माइनस डी फाइव बी डी टी। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन रहा है ना। या फिर बोलो कि ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, ये आप लोग बोल सकते हो, ये सिंपल तरीका है। कहाँ चले गए हैं भैया आज बच्चे, ऐसे थोड़ा चलेगा यार काम। मतलब पूरा वन शॉट आप लोगों को करवाया जा रहा है, सब कुछ करवाया जा रहा है, और तुम लोग हो जो क्लास में आके राजी नहीं हो। माना है कि चैप्टर बहुत छोटा है, 3 नंबर का है, तो ये थोड़ा करोगे कि चलो यार ये तो कर ही लेंगे। और ये वाली लास्ट वाली इक्वेशन मॉडिफाई फॉर्म एम्पियर मैक्सवेल लॉ इसको बोला जाता है, तो ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को करवा दी है, ये एक बार देख लेना। ये इक्वेशन सिर्फ आप लोगों को क्या करनी है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये पढ़नी है, ठीक है। क्या करनी है, ये सिर्फ पढ़नी है। ओके बताइए, चलिए नेक्स्ट। अब बात करते हैं कि सोर्स क्या होता है ईएम वेव का, कि ईएम वेव बनती कैसी है, ये आप लोगों को अभी बताना है, ठीक है। ईएम वेव बनती कैसी है ये आप लोगों को बताना है। एक मिनट रुको, इन्होंने कुछ स्लाइड नहीं डाली क्या यहाँ पे। डाली है स्लाइड, ठीक है डाली है, मुझे लगा कि सीधा यही डाल दी स्लाइड। अब बात करते हैं कि ईएम वेव, भाई सोर्स क्या है ईएम वेव का, कैसे बनती है। अब आप लोगों को एक सिंपल सी बात पता है कि जो स्टेशनरी चार्ज होते हैं, जो स्टेशनरी चार्ज, जो रेस्ट पे चार्ज होते हैं, वो क्या करते हैं भैया, वो प्रोड्यूस कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यस और नो। अब अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब समझते हो कि एक्सेलरेशन जो है उनका 0 है। और किन चार्ज की बात कर रहा हूँ मैं, फ्री चार्ज की बात कर रहा हूँ, फ्री चार्ज की मैं बात कर रहा हूँ। अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है, चार्ज कैसा फ्री है, एक्सेलरेशन 0 है, तो वो दोनों चीज प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। पॉइंट्स है जो आप लोगों को याद होने चाहिए। और एक्सेलरेटेड चार्ज जो होता है, एक्सेलरेटेड चार्ज जिसमें ए की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होगी, वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। चेंजिंग एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज वेरिएबल वेलोसिटी का वो होता है। ओके यस और नो। यहाँ पे कांस्टेंट होती है वेलोसिटी, यहाँ पे वेरिएबल होता है, तो एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। तो एक्सेलरेटेड चार्ज हमेशा क्या बनाने वाला है, एक्सेलरेटेड चार्ज हमेशा क्या बनाने वाला है भैया, एक्सेलरेटेड चार्ज हमेशा क्या बनाएगा, ईएम वेव बनाएगा। एक्सेलरेटेड चार्ज क्या बनाएगा, ईएम वेव। क्यों, क्योंकि ये इसके पास होता है चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ये बनाता है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ये बनाता है भाई साहब। क्लियर हुआ, जल्दी से बताओ, क्लियर हुआ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आप एक्सेलरेटेड चार्ज को बोल सकते हो कि क्या प्रोड्यूस करता है भैया, ईएम वेव को प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ईएम वेव में होता ही क्या है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ही होते हैं, चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड भी होते हैं। अब जो ईएम वेव प्रोड्यूस हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, भाई जो ईएम वेव बन रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो आपको बोलना है द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द चार्ज। एक्सेलरेटेड चार्ज जो है या ऑसिलेशन जो हो रहा है वो सेम ही बात तो है। मान लो एक चार्ज है, एक चार्ज है, वो भैया एक्स एक्सेलरेट हो रहा है, कभी इधर जा 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 रहा है, तो एक्सेलरेशन हो रहा है ना, एक्सेलरेशन हो रहा है। तो ऑसिलेशन बोल सकते हो आप, एक्सेलरेटेड को ऑसिलेशन भी बोल सकते हो, कि ऑसिलेटेड चार्ज भी क्या प्रोड्यूस करता है, ईएम वेव को प्रोड्यूस करता है। ईएम वेव की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ऑसिलेशन जो हो रहा है चार्ज की उस फ्रीक्वेंसी के बराबर ही होने वाली है, या जिस फ्रीक्वेंसी से वो चार्ज ऑसिलेट हो रहा है वही फ्रीक्वेंसी ईएम वेव की होने वाली है। ठीक है, समझ आया। अब पढ़ लेते हैं फिर ईएम वेव क्या होता है। अब पढ़ते हैं कि ईएम वेव क्या होता है। ये तो हमने पढ़ लिया कि प्रोड्यूस कैसे होती है। अब बात करते हैं कि ईएम वेव क्या होता है। ईएम वेव वो वेव होती है भैया जिसके अंदर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये मेरे पीछे तो नहीं जा रहा, नहीं नहीं ये पीछे नहीं छिपा हुआ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव इन विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर चेंजिंग साइनोसॉइडली, देखो ये साइनोसॉइडली चेंज हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं भैया, साइनोसॉइडली चेंज हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, साइनोसॉइडली चेंज हो रहे हैं। और साथ में क्या है,
are perpendicular and are perpendicular to each other as well as at right angle to the direction of propagation of wave। कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान से समझनी होगी। ये क्या बोला देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स जो होते हैं चेंजेस साइनोसॉइडली, तो ये साइनोसॉइडली चेंज हो रहे हैं और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे जा रहा है, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ऐसे, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो मैंने ऐसे बना दी है भैया, है ना। ऐसे ही अब मैग्नेटिक फील्ड चाहिए हमें, क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ऐसे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है और ये एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, ये याद रखना, ये एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। ये देखो ऐसे, एक इस प्लेन में है और एक इस प्लेन में है, समझ में आ रहा है। एक इस प्लेन में है सीधे वाले में ऐसे वर्टिकल प्लेन में, और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो ये परपेंडिकुलर होती है। ओके, और ये आगे की तरफ ऐसे बढ़ते जाते हैं, जैसे ई ई ई ऐसे आगे चलता जाएगा, ये ई ई ई ऐसे आगे चलता जाएगा, बी 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 ऐसे चलता जाएगा आगे की तरफ, तो ये ऐसे चलती जाएंगी। तो ये होती है इनकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। ये क्या होती है, इनकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन होती है। हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हो गया। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे इस एक्सिस पे मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। आप किसी एक्सिस पे कुछ भी चीज बता सकते हैं कि इधर मैग्नेटिक फील्ड है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप कुछ भी बोल सकते हो, बट आपको ध्यान से पता हो कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन क्या है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन क्या है वो आप लोगों को बस पता हो, वो आप लोगों को बस पता हो, ठीक है। एक मिनट यार, ये कहाँ पे आ गया, मैं यहाँ पे आ जाते हैं भाई। ईएम वेव में कोई दिक्कत। अब वेवलेंथ क्या होती है भैया, ये देखो यहाँ से ऐसे डिस्टेंस जो हमने लिया है ये वेवलेंथ कहलाएगा, ठीक है, ये वेवलेंथ कहलाएगा। मतलब एक वेव जब पूरी हो रही है वो वेवलेंथ कहला रही है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के ये दोनों परपेंडिकुलर है, क्यों, क्योंकि देखो ऐसे वेव जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, वेव ऐसे जा रही है, तो परपेंडिकुलर हुआ, ठीक है। वेव ऐसे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, दोनों के बीच में एंगल इज 90 डिग्री, तो वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के भी क्या होते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के भी वो परपेंडिकुलर होते हैं। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन की बात करूं कि डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, तो डायरेक्शन जो होती है बेटा, अगर मैं यहाँ पे किसकी बात करूं, डायरेक्शन की बात करूं, तो डायरेक्शन दी जाएगी ई क्रॉस बी से दी जाएगी। किससे दी जाएगी, ई क्रॉस बी से दी जाएगी। मतलब आप किसी भी एक्सिस में अगर ई मान रहे हो, मान लो मैंने ई एक्स एक्सिस में माना, तो मुझे अब कहाँ जाना है, क्रॉस बी की तरफ जाना, और बी कहीं पे भी हो, अंगूठा मेरा दिखा देगा कि इस डायरेक्शन में ये जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ई ऊपर जा रहा है इस एक्सिस में, वी मतलब ई ऊपर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जो है भैया, क्या चीज, मैग्नेटिक फील्ड, एक मिनट, हाँ जी, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ जा रहा है, जेड एक्सिस में है। तो आपको वाई से जेड की तरफ जाना है, तो अंगूठा आपका एक्स एक्सिस में है, अंगूठा आपका एक्स एक्सिस में है। समझ आई बात, यस और नो, फटाफट से एक बार सभी बच्चे बता दीजिए, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से भैया, जल्दी से। समझ आ गई होंगी है ना, या नहीं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो, तो ये सब कुछ आप लोगों को पता होना चाहिए कि वेवलेंथ क्या होती है, ये सब चीजें। अभी बात करते हैं इसकी इक्वेशन की भी बात करेंगे, बट एक्चुअल में किस तरीके से प्रोड्यूस होती है वो सब चीजों को एक बार देख लेते हैं। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे डायग्राम सब हैं, ये मेरे नोट्स के हैं, ठीक है। सारे के सारे डायग्राम जो है भैया मेरे नोट्स के हैं, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट। चलो,
अब ध्यान से देखना यार कि हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि इसमें पता लगा था कि एक्चुअल में ईएम वेव कैसे प्रोड्यूस हुई है। देखो हमने बोला कि ईएम वेव कैसे प्रोड्यूस होती है, हमने बोला कि जो ईएम वेव है वो प्रोड्यूस होती है भैया कैसे, वो प्रोड्यूस होती है ऑसिलेशन ऑफ चार्ज से या ऑसिलेटिंग चार्ज से, एक्सेलरेटेड चार्ज से, ठीक है, ऑसिलेटिंग चार्ज से। चार्ज कहाँ पे आप ऑसिलेट करवा सकते हो इजिली, एलसी ऑसिलेशन करवा लो, मतलब एलसी सर्किट के अंदर आप ऑसिलेशन करवा सकते हो इजिली। तो यहाँ पे वही एक सर्किट हमने लिया हुआ है। हम सबसे पहले इनपुट देंगे, लो इनपुट हम दे रहे हैं। कैसे इनपुट दे रहे हैं बेटा, लो इनपुट हम यहाँ पे दे रहे हैं। ओके, अब उसके बाद हमने क्या किया कि ये एक कॉइल है इनपुट देने के लिए, ये एक दूसरी कॉइल है। ध्यान से देखना कि नंबर ऑफ टर्न्स दूसरी कॉइल में ज़्यादा है, तो इसका मतलब लो जो है वो हाई होके जाने वाली है। और उसके बाद हमने यहाँ पे लगा दी कैपेसिटर की प्लेट्स, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ठीक है, ये एक अरेंजमेंट है छोटा सा, कुछ नहीं है। पहले एक इनपुट लगाया हमने, पहले एक इनपुट लगाया, इनपुट कॉइल है, उससे आउटपुट ले रहे हैं दूसरी कॉइल से, इस कॉइल से। और उसके बाद आगे लगी हुई हैं क्या, प्लेट्स लगी हुई हैं, जैसे कि आप लोग ये देख पा रहे हो, ये प्लेट्स लगी हुई हैं कैपेसिटर की प्लेट्स की तरह ही हैं, ठीक है। तो ये एलसी ऑसिलेशन बना। अब उसके बाद इन प्लेट्स के नीचे जाके, इन प्लेट्स के नीचे जाके यहाँ पे हमने एक स्फीयर बना रखा है इधर, हमने एक स्फीयर बना रखा है इधर, ठीक है। सिमिलरली इधर भी एक स्फीयर है, ठीक है, ये एक स्फीयर है, दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या, बताओ जल्दी से। ये क्या है, सिमिलरली एक छोटा सा स्फीयर नीचे वाली प्लेट के साथ लगा हुआ है, एक ऊपर वाली प्लेट के साथ लगा हुआ है। अब ध्यान से सुनना, ये स्फीयर क्यों लगाया गया, क्या बता रहा है, इसका काम क्या है। देखो तुम्हें पता है कि सिग्मा क्या होता है, चार्ज बाय में एरिया होता है। तो सिग्मा जो है वो इन्वर्सली है किसके, एरिया के। सिग्मा क्या है, इन्वर्सली है किसके, एरिया के। जहाँ पे एरिया कम वहां पे सिग्मा ज्यादा, सरफेस चार्ज डेंसिटी वहां पे ज्यादा होने वाली है। वहां पे क्या ज्यादा होने वाली है बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी वहां पे ज्यादा होने वाली है, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है, ओके। चलो अब हुआ क्या, इन एक्चुअल में होगा क्या, क्या सीन है। और यहाँ पे हमने एक डिटेक्टर लगाया हुआ है ईएम वेव को डिटेक्ट करने के लिए, कि भैया यहाँ से क्या हुआ कि इनपुट दिया आपने, लो एसी दोगे, यहाँ से इनपुट दोगे तो इस कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा, वो फ्लक्स इस कॉइल के साथ अटैच होगा, ठीक है, इस कॉइल के साथ अटैच होगा। तो इसमें भी क्या बनेगा, करंट बनेगा, करंट बनेगा तो इस प्लेट्स को ये पॉजिटिव चार्ज दे देगा और दूसरी प्लेट को ये नेगेटिव दे देगा। भाई कैपेसिटर में जब करंट ऐसे भेज रहे हो आप, कैपेसिटर की प्लेट्स के क्रॉस करंट भेज रहे हो, तो क्या हो रहा है, करंट उसके ऊपर क्या आ रहा है, प्लेट्स पे क्या कौन सा चार्ज आ रहा है भैया, पॉजिटिव, और दूसरी पे क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। अब हमने बोला था कि जहां पे एरिया कम होगा वहां सिग्मा ज्यादा होगा। तो जो ये मेटल स्फेयर्स हैं, ये मेटल के जो स्फेयर हमने लगाए हुए हैं, मेटल के जो स्फेयर हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं, इनका एरिया तो छोटा है एज कंपेयर टू प्लेट का एरिया। तो भैया उनपे क्या होगा, चार्ज बहुत ज्यादा आ जाएगा, उनपे क्या होगा, चार्ज बहुत ही ज्यादा आ जाएगा। ऐसे प्लस 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 प्लस, यहाँ पे माइनस 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 ऐसे होगा। तो एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो गया। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, बताओ, हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड, यस और नो, ठीक है। अब ये हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, ये एक स्फीयर है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है। तो इन स्फीयर के बीच में यहाँ पे कौन है, एयर है भैया। तो इस एयर को ये हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर देता है, आयनाइज कर देता है, क्या कर देता है, आयनाइज कर देता है। अब आयनाइज करने का मतलब क्या है भैया, हाँ जी, हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, वो बीच की जो एयर है उसको आयनाइज कर रहा है। आयनाइज करने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को का लॉस होना या गेन होना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना या गेन होना। तो जहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहां पॉजिटिव बन जाएगा, पीछे जहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे वहां नेगेटिव बन जाएगा। तो एयर बीच में क्या हो गई, आयनाइज हो गई। इसका मतलब आप सीधा सा बोल सकते हो कि एयर जो है वो एक कंडक्टिंग मीडियम का काम कर गई, वो एक कंडक्टिंग मीडियम का काम कर गई, कंडक्टिंग मीडियम वो बन गई। और इस कंडक्टिंग मीडियम के थ्रू जो है चार्ज इस स्फीयर से इस स्फीयर, पॉजिटिव वाले से नेगेटिव में ऐसे न्यूट्रलाइज होता रहता है। मतलब आप बोलोगे कि ऑसिलेट होता रहता है, एक्सेलरेट होता रहता है, और उस टाइम पे यहाँ से निकल जाती है क्या, ईएम वेव निकल जाती है, और उसको एक डिटेक्टर से यहाँ पे ऐसे डिटेक्ट किया जाता है। तो ये होती है ईएम वेव की एक प्रोडक्शन। बिल्कुल तुम्हें
डीप में भी पढ़ा दिया कि भाई ये कैसे होने वाला है। ठीक है। बेटा ध्यान से सुनो, कुछ नहीं है। हमने पढ़ा कि ईएम वेव कैसे प्रोड्यूस होती है, चार्ज के ऑसिलेट होने से प्रोड्यूस होती है। हमने पहले इनपुट दी, इनपुट वो दूसरी में गई, सेकंड वाली में गई यहाँ पे, इससे करंट गया प्लेट्स के पास, प्लेट्स को पॉजिटिव चार्ज मिला, दूसरी को नेगेटिव मिला। अब प्लेट्स के साथ, दोनों प्लेट्स के साथ हमने स्फेयर्स लगा रखे हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, मैंने थोड़ा बड़ा करके बना दिया, जूम करके बना दिया यहाँ पे। अब ये स्फेयर्स के ऊपर क्या होगा, ज्यादा चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रिलेशन कि एरिया जहां पे ज्यादा होता है वहां कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी नहीं, सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। तो एक जो पॉजिटिव स्फेयर है, एक नेगेटिव स्फेयर है, वहां पे एक ज्यादा चार्जेस आ गए, एक पे पॉजिटिव आ गया, एक पे नेगेटिव आ गया, तो मतलब हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है। तो उस हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से क्या हो रहा है, बीच की जो एयर है वो आयनाइज हो रही है, मतलब वो कंडक्टिंग मीडियम बन गई है, जिससे चार्ज न्यूट्रलाइज होगा दूसरे स्फेयर की तरफ, मतलब ऑसिलेट हो गया चार्ज, और वहां एकदम से क्या निकल रही है, फिर स्पार्क निकल रही है, वही ईएम वेव होगी। ठीक है। हाँ, इस चैप्टर के नोट्स बेटा यूट्यूब पे मिलेंगे, सिंपल लिखो ईएम वेव नोट्स बाय सुनील जांगड़ा सर। सिंपल लिखो ईएम वेव नोट्स बाय सुनील जांगड़ा सर। ठीक है। अब कुछ इक्वेशंस की बात कर लेते हैं, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है भैया। ये इक्वेशंस आ गई हैं, इसके बाद ट्रांसफर्स आएगा, और उसके बाद सिर्फ वे यूजेस आएंगे, और कुछ भी नहीं है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है। साउंड नहीं आ रही भाई को, इसको साउंड नहीं आ रही है भैया, ऐसा है क्या, साउंड नहीं आ रही है, बताना, बताना एक बार। साउंड नहीं आ रही। अल्फा कोचिंग वालों को साउंड नहीं आ रही, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाएगी, तुम्हारे पास भी साउंड आ जाएगी। मयंक काला, मेरी बहन ने आपसे ही पढ़ा, फुल आए हैं बोर्ड्स में। ओके बेटा, थैंक यू सो मच मयंक। साउंड क्लियर है अभिषेक, बिल्कुल। पिछले साल, हाँ बेटा मैं समझ गया, पिछले साल ही पढ़ी होगी वो। और बहुत कम बच्चे होते हैं ऐसे आके जो बता देते हैं कि सर मुझे इसने भेजा है, उसने भेजा है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो भैया ईएम वेव में हमें क्या होता है भैया, कई बच्चे सोचते हैं कि क्वेश्चन नहीं आता, मतलब न्यूमेरिकल नहीं आता। तो न्यूमेरिकल आएगा भाई, जरूर आएगा, मतलब अगर आएगा तो न्यूमेरिकल आ जाएगा, आएगा तो थ्योरी आ जाएगी, आएगा तो ट्रांसवर्स नेचर आ जाएगा। तो ईएम वेव की जो इक्वेशन होती है वो ये होती है आप लोगों के सामने। मैंने कैसे लिखी हुई है भैया, देखो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स लिखा हुआ है। मैंने लिखा बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस प्लस माइनस के एक्स लिखा हुआ है। यस और नो, फटाफट से एक बार देखो जल्दी से सभी बच्चे, जल्दी से देखो भैया। यहाँ पे जो ओमेगा है वो कौन होता है, ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको क्या लिखते हैं, 2 पाई फ्रीक्वेंसी से लिखते हैं। और फ्रीक्वेंसी किसकी, ईएम वेव की। एफ जो है वो कौन है, फ्रीक्वेंसी है ईएम वेव की। लैम्डा कौन है, वेवलेंथ है। लैम्डा कौन है भैया, वेवलेंथ है। यहाँ पे जो वर्ड एक यूज हो रहा है वो के, एक लेटर यूज हो रहा है के, वो होता है वेव नंबर। क्या होता है ये, वेव नंबर होता है। क्या होता है बेटा जी, ये वेव नंबर होता है। अब इक्वेशन में ई भी दिया और बी भी दिया, और भाई अब ईएम वेव में दोनों ही चीजें होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी होता है, तो दोनों की इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अब एक है ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, और एक है ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। सेम सेम सी इक्वेशन है बिल्कुल, बस ई का और बी का फर्क आ रहा है दोनों में। तो भैया यहाँ पे ये जो प्लस और माइनस है, बस हमें ये समझना है, प्लस कब होगा, जब वेव कहाँ पे ट्रेवल कर रही है भैया, माइनस एक्स में ट्रेवल करती है। बेटा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, नहीं तो यूट्यूब पे लिखो, नोट्स मिल जाएंगे। भैया वेव कहाँ पे ट्रेवल कर रही है, माइनस एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रही है, तो आप प्लस लिखोगे अपनी इक्वेशन में, और अगर नेगेटिव में ट्रेवल कर रही है तो आप प्लस लिखने वाले हो। ठीक है, नहीं मैंने कुछ उल्टा बोला है। प्लस आप तब लिखोगे जब वेव कहाँ पे ट्रेवल कर रही है, नेगेटिव में ट्रेवल कर रही है। जब आप नेगेटिव कब लिखोगे, जब वेव प्लस एक्सिस में ट्रेवल कर रही है। और जरूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस ही होगा, यहाँ पे के साथ भैया एक्स हो सकता है, के साथ वाई हो सकता है, के साथ जेड हो सकता है। तो यहाँ पे जो ये एक्स होता है, ये क्या बताता है, हमें सबसे पहले ये देखना है। ये जो एक्स है हमारे पास, ये क्या बताता है, सबसे पहले हमें ये देखना है। बेटा मैंने करवा दिया, ये सेंटर वालों करवा दिया है, तुम पीछे करके देख सकते हो। ठीक है, वीडियो को पीछे करो, रिकॉर्डिंग पे जाओ और समझ आ जाएगा। बताइए जल्दी से। चलो फिर आगे बढ़ते हैं।
तो यार डेली क्लास ले रहा हूँ मैं तुम्हारी, लेकिन फिर भी तुम मतलब, देखो यार अभी पहले मैं ये x का पंगा बता देता हूँ कि ये जो x है, y है, z है, ये क्या बताता है? ये हमेशा डायरेक्शन बताते हैं। अगर किसी इक्वेशन में आ रहा है x तो बताओगे कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन इज x है, y आ रहा है तो y बताओगे, z आ रहा है तो z बताओगे, k क्या है? वेव नंबर है जिसको 2 पाई बाय लैम्डा से शो करते हैं, 2 पाई बाय लैम्डा से शो करते हैं, ये याद रखना होगा। दूसरी बात, अगर तुम्हें मान लो इक्वेशन नहीं दी हुई है, सिर्फ ये बताया हुआ है कि ई कहाँ जा रहा है और बी कहाँ जा रहा है, सिर्फ ये बताया हुआ है, ई कहाँ जा रहा है और बी कहाँ जा रहा है, सिर्फ ये बताया, तो आप डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन उस टाइम पे कैसे लिखते हो? ई क्रॉस बी से लिखते हो। किससे लिखते हो? ई क्रॉस बी से लिखते हो। ठीक है, ओके, हाँ भाई करवा दिए ये चीज। आगे बढ़े, चलिए कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं ईएम वेव की, ये आप एक बार जरूर से देख लेना, क्योंकि ईएम वेव हमने पहले पढ़ लिया, अब उसकी करेक्टरिस्टिक्स है वो एक बार देख लेते हैं। जैसे कि ईएम वेव क्या होती है, मतलब उनके बारे में कुछ खास बातें, विशेषताएं। दीज वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपागेशन, इनको मीडियम की जरूरत नहीं है। किस स्पीड से ट्रैवल करती है भैया? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड इन फ्री स्पेस में ये इस तरीके से ट्रैवल करती है। ईएम वेव जो होती है ट्रांसवर्स इन नेचर होती है। ट्रांसवर्स इन नेचर का मतलब ये बोलोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर। आप बोलोगे कि ट्रांसवर्स का मतलब होता है आड़ा, आड़े होते हैं, आड़े मतलब 90 डिग्री पे होते हैं वो। Oscillating electric and magnetic field vectors of EM wave are oriented along a mutually perpendicular direction and are in same phase। मतलब जो E है, जो B है, वो परपेंडिकुलर तो होंगे, साथ में वो सेम फेस में भी होंगे, साथ में वो सेम फेस में होंगे। जैसे कि हमने ये E बनाया है, तो यहीं पे ऐसे ही B बना सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि यहाँ से B शुरू हो रहा है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से B शुरू हो रहा है या यहाँ से शुरू हो रहा है, ऐसा नहीं है, वो भी सेम फेस में होंगे। ओके, ये जो वेव्स होती हैं, दीज वेव आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से इनके ऊपर डिफ्लेक्शन नहीं होने वाला। और ये वेव जो है अपने साथ कैरी करती हैं एनर्जी एंड मोमेंटम को। ये वेव अपने साथ क्या कैरी करती है बेटा? एनर्जी एंड मोमेंटम को कैरी करती है। ये वेव अगर किसी पे जा रही है, किसी के ऊपर गिर रही हैं, फॉल कर रही हैं, तो ये वेव क्या करती हैं? ईएम वेव एक्सर्ट प्रेशर कॉल्ड एज रेडिएशन प्रेशर, कॉल्ड एज रेडिएशन प्रेशर। ठीक है, ठीक है, चलो समझ आया इतना? आगे बढ़े भैया। किसी भी चीज पे अगर लाइट जा रही है, मान लो ये एक सरफेस हमने लिया है, इस पे लाइट जाके फॉल करी, तो ये प्रेशर लगा रही है। ईएम वेव इज ए लाइट, तो ये प्रेशर लगा रही है, तो ये बोलते हैं रेडिएशन प्रेशर। इसको क्या बोला जाता है? रेडिएशन प्रेशर बोला जाता है। अगर हम कुछ क्वांटिटीज की बात करें कि जो ईएम वेव के साथ एसोसिएट होती हैं, उनको अगर हम देखें, जैसे कि अगर मैं स्पीड की बात करूं, तो फ्री स्पेस में जो स्पीड होती है वो 1/√, एप्सिलॉन नॉट, नहीं एप्सिलॉन नॉट ये है, म्यू नॉट से होती है। म्यू नॉट इज व्हाट? एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, और एप्सिलॉन नॉट व्हाट? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू हमारे पास 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड आती है। अगर किसी मीडियम में से अगर वेव्स निकाल रहे हैं ईएम वेव्स, तो क्या होगा फिर? म्यू और एप्सिलॉन होने वाला है। ठीक है, फिर इनकी वैल्यू रखेंगे हम पूरी, फिर इनकी पूरी वैल्यू रखेंगे। जैसे v इज इक्वल टू 1/√, में क्या है? म्यू है तो म्यू, म्यू नॉट, म्यू आर रखा जाएगा। एप्सिलॉन है तो एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर रखा जाएगा। अब इसमें से एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट की वैल्यू तो तुम्हें पता c है, तो इस v को हम c/√μr एप्सिलॉन आर से भी लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। क्लियर है? जल्दी से एक बार सभी बच्चे बता दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं आगे की तरफ। चलो नेक्स्ट, एनर्जी डेंसिटी आप लोगों को देखना है। मैंने बोला था ना कि ये वेव क्या करती है भैया? कैरी करती है एनर्जी एंड मोमेंटम।
अब यहाँ पे जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो इक्वली डिवाइड होती है। द एनर्जी इन ईएम वेव इज डिवाइडेड इक्वली। ओके। और अगर हम एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं, तो वो क्या होती है भैया, वो होती है एनर्जी बाय में वॉल्यूम। एनर्जी बाय में वॉल्यूम होती है। अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखनी है, अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी लिखनी है या इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एनर्जी डेंसिटी लिखनी है तो आप लिखोगे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अगर मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिखनी है तो आप लिखोगे बी स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समझ में आया। और टोटल एनर्जी आप लोगों के सामने ये रही। चलो चलो अभी देखने वाले हैं इंटेंसिटी को कि इंटेंसिटी क्या है। इंटेंसिटी क्या है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है कई बार। हाँ जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है कई बार। जस्ट अ मिनट, हैंग हो रहा है क्या ये। चलो, ट्रांसवर्स नेचर नहीं आया क्या यार टॉपिक अभी तक। ट्रांसवर्स नेचर शायद सिलेबस में नहीं है क्या, तभी नहीं डाला होगा। देख लेता हूँ मैं एक बार, एक मिनट रुको, मैं सिलेबस देख लूँ। मैं एक बार सिलेबस देख लूँ यार, ट्रांसवर्स नेचर है या नहीं है सिलेबस। जस्ट अ मिनट, एक बार कंफर्मेशन चाहिए मुझे कि अच्छा क्वालिटेटिव आइडिया ओनली है, दैट्स ऑल। चलो कोई बात नहीं, टाइम बचता है तो अभी मैं करवा देता हूँ आपको, सारा करवा दूंगा बेटा। हाँ पढ़ाया बेटा, बिल्कुल पढ़ाया है। चलो फिर ठीक है, पढ़ा देंगे उसको भी, उसको भी पढ़ा देंगे, डोंट वरी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इंटेंसिटी क्या होती है, देखो, द एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ ईएम वेव इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ द ईएम वेव। देखो आप लोगों के पास ये एक एरिया है, ईएम वेव इसमें से जा रही है, ठीक है, नॉर्मली पास कर रही है इसको। ये क्या है, एक एरिया है, ये क्या है, एक एरिया, ये है ईएम वेव जो पास कर रही है, इसमें से नॉर्मली पास कर रही है, ठीक है। द एनर्जी क्रॉसिंग, अभी ईएम वेव पास हो रही है तो एनर्जी ही पास हो रही है ना, इसका मतलब। तो एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ ईएम वेव, उसको बोला जाता है इंटेंसिटी। मतलब आई जो है वो है एनर्जी अपॉन में एरिया इनटू में टाइम, ठीक है। अब एनर्जी अपॉन में टाइम इज पावर, तो ये हो गया पावर बाय में एरिया। क्या हो गया भैया, पावर बाय में एरिया हो गया है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, यस और नो, समझ में आया। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको किसकी फॉर्म में लिखना चाहते हैं, अगर आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में लिखना चाहते हैं इंटेंसिटी को, या मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में लिखना चाहते हो, तो आप कुछ इस तरीके से लिख पाओगे, आई मतलब आई नहीं, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर सी स्पीड ऑफ लाइट, ये इंटेंसिटी। अगर मैग्नेटिक फील्ड के केस में लिखना है तो 1/2 बी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट सी। डेरिवेशन हमें नहीं करनी है भैया, ये याद रखना, डेरिवेशन हमें नहीं करनी है। ओके, अल्फा कोचिंग सेंटर, लाइक जरूर ठोक देना जो भी आए हैं बच्चे, लाइक जरूर ठोक देना यार। अब ध्यान से देखना कि ऊपर क्या है, ये पावर है, नीचे क्या है भैया, ये एरिया है। तो पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट, और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो वॉट मीटर स्क्वायर, वॉट पर मीटर स्क्वायर या वॉट मीटर स्क्वायर, इस स्क्वायर में इनवर्स लगा दो, अगर आप इसको ऊपर करके लिखना चाहते हो, वॉट मीटर इनवर्स स्क्वायर, ऐसे करके लिख दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। खाली है क्या पेज ये, अरे ये क्या कर रखा है, ऐसे कौन पढ़ा देगा। दिख रहा है क्या तुम्हें, विजिबल है क्या, बताना यार, एक मिनट यार, विजिबल है क्या। ऐसे तो मुझे स्क्रीन में मुझे नहीं दिख रहा, तो बच्चों को क्या दिखेगा। ये कैसा बनाया है भैया आज फाइल, ऐसे कौन बनाता है, जस्ट अ मिनट।
थोड़ा थोड़ा सा है यार, मैं बोलता हूँ उनको, क्या ही कर देते हैं। मैं लिख देता हूँ इसको दोबारा से। ये मोमेंटम है भैया, क्या है ये? मोमेंटम है, ये है मोमेंटम। और ये है पॉइंटिंग वेक्टर। रिक्की पॉइंटिंग नहीं है, ये पॉइंटिंग वेक्टर है। क्या है? पॉइंटिंग वेक्टर है। ठीक है, ये इनके फॉर्मूलाज हैं। जस्ट अ मिनट यार, ये क्या कर रखा है, दिमाग खराब कर दिया ऐसे तो। ये है एस वेक्टर, पॉइंटिंग बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन नॉट ई क्रॉस बी, या फिर इसको ई क्रॉस बी की जगह ई बी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट लिख दो। ठीक है, चलो। हेलो श्रीवास्तव, क्लियर नहीं दिख रहा? अब दिख रहा है, मैंने लिख दिया है। अब तो दिख रहा होगा, अब तो लिख दिया यार मैंने, बताओ। अब तो सही दिख रहा है, अब तो मैंने लिख दिया है, जल्दी से बताओ। चलो आगे बढ़े। देखो यार, अभी सिंपल तरीका करते हैं। मोमेंटम क्या होती है? मैंने बोला था ना कि मोमेंटम क्या है भैया, जो ईएम वेव है मोमेंटम को कैरी करेगा। तो मोमेंटम को कैसे शो करने वाले हैं? तो मोमेंटम होता है u बाय में c होता है। अब इस p से पावर मत समझ जाना, इस p से पावर मत समझ जाना, ये मोमेंटम क्या है? u बाय में c है, u बाय में c है भाई साहब। ठीक है, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? फटाफट से एक बार बता दीजिए सभी बच्चे। अब भाई मोमेंटम क्या होता है, ध्यान से देखो, मोमेंटम क्या होता है? mv होता है। ठीक है, E इज इक्वल टू एक रिलेशन होती है एम वी स्क्वेयर। अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे लिखूँ, E इज इक्वल टू एम वी इंटू वी, तो E अपॉन वी बना, और ये बन गया एम वी इज क्या बन गया? P बन गया। तो वही तो लिखा मैंने यहाँ पे, एनर्जी वाई में C लिखा है। हेलो यश, विजिबल नहीं है सर? अभी भी नहीं है क्या बेटा? अब तो विजिबल है, अब तो विजिबल है। कल, कल नहीं परसों मैं आपको रे ऑप्टिक शुरू करवा रहा हूँ, तो मैं बोर्ड्स पे ही पढ़ा दूंगा। परसों मैं रे ऑप्टिक शुरू करा रहा हूँ, तो बोर्ड पे ही तुम लोगों को पढ़ा दूंगा, सो डोंट वरी। ठीक है, पार्थ मेहता करवा देंगे भैया, करवा देंगे। चलो अब ध्यान से देखना कि मान लो अब लाइट क्या है, ईएम वेव क्या फॉल कर रही है किसी सरफेस के ऊपर। अगर वो सरफेस उसको कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर ले, तो मोमेंटम आप लिखोगे P इज इक्वल टू यू बाय में C। लेकिन अगर वो उसको टोटली रिफ्लेक्ट कर दे, तो जितनी जा रही है उतनी आ रही है, तो भैया आप लिखोगे इसको 2 टाइम्स। क्या लिखोगे? 2 टाइम्स, 2u बाय में C लिखने वाले हो। अब ध्यान से देखना, एक वर्ड, एक टर्म हमने यूज करी है कि पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है। हाँ जी, पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है? तो पॉइंटिंग वेक्टर बताता है कि जो एनर्जी है वो उसके फ्लो होने की रेट बताता है, एक तरीके से उसकी डायरेक्शन बता रहा होता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इन ईएम वेव, उसकी डायरेक्शन बताएगा। ये कहाँ से कहाँ? ई क्रॉस बी से, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन की तरफ ही होता है ये भी। मतलब एनर्जी किस दिशा में फ्लो करेगी, वो पॉइंटिंग वेक्टर हमें यहाँ पे बताता है। एनर्जी किस दिशा में फ्लो करेगी, वो पॉइंटिंग वेक्टर हमें बताता है। सर यहाँ 12th की सीरीज चल रही है? हाँ भाई, यहाँ 12th की सीरीज चल रही है। ठीक है, और वहाँ नीट पे जो है, वहाँ नीट की चल रही है। ओके, तो कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है। और शेयर कर देना बाकी बच्चे जो अभी आए हैं। रेडिएशन प्रेशर, जैसा कि मैंने बोला था कि ईएम वेव क्या करते हैं, जिस पे फॉल करती हैं तो वो रेडिएशन प्रेशर लगाती हैं। प्रेशर एग्जर्टेड बाय ईएम वेव ऑन ए सरफेस, उसे बोला जाता है रेडिएशन प्रेशर। फिर से वही बात, ये दो चीज़ों के लिए हम पढ़ेंगे, एक तो कंप्लीटली या परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस हो, या परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। तो प्रेशर को लिखेंगे आई बाय में सी से, आई इज इंटेंसिटी। ठीक है, आई बाय में सी से। अगर वो एब्जॉर्बिंग है, अगर वो कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग है, तो 2I बाय में सी से लिखने वाले। कैसे लिखने वाले हैं? 2I बाय में सी से लिखने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब खाली है क्या ये? बड़ी देर में। तो एक क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन है, छोटू सा ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या है? ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर
शो दैट द डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन द प्लेट इज इक्वल टू द कंडक्शन करंट इन द कनेक्टिंग वायर्स। मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कि आई जो है वो आई ई के बराबर है, ये मैंने बोला था। अगर मैं आई की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करूं, तो वो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय में डी टी होगा। यस और नो, ये तो तुम्हें पता ही है, स्टार्टिंग में मैंने बताया था। अगर मैं एक मिनट आई सी लिखो ना यहाँ पे, कंडक्शन करंट की बात करूं तो देखो यहाँ से अगर ये पॉजिटिव है नेगेटिव है तो यहाँ से क्या चल रहा है, कंडक्शन करंट चल रहा है, जिसको मैं डी क्यू बाई में डी टी लिख सकता हूँ। बताओ यार, इतनी बात अगर तुम्हें समझ में आई है फटाफट से एक बार बता दो। मैक्सवेल क्या है, मैक्सवेल साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने इक्वेशंस दी थी कि कौन किस तरीके से क्या क्या चीजें प्रोड्यूस करेगा। तो फटाफट से बताओ एक बार जल्दी से, जल्दी से बताओ कि ये आईडी और आईसी इतना समझ में आया कि ये कैसे लिखे और ये कैसे लिखे, क्योंकि तो स्टार्टिंग में बता दिया। अब हमें प्रूफ ये करना है, ये हमें प्रूफ करना है कि क्या ये ऐसे होते हैं। अब जब यहां से कंडक्शन करंट जा रहा है तो इस पे पॉजिटिव बनता जा रहा है, इस पे नेगेटिव बनता जा रहा है, नेगेटिव बनता जा रहा है, यस और नो। तो इसका मतलब प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, जिसको आप लिख सकते हो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट से लिख सकते हो। मतलब E इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा को बोलेंगे Q बाय में A एप्सिलॉन नॉट, यस और नो। ठीक है, बताओ यार फटाफट से, नहीं समझ में आया, रुको। सिग्मा क्या होता है ध्यान से देखना, दोबारा से लिखते हैं। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है चार्ज बाय में एरिया, यही तो होता है, चार्ज बाय में एरिया। ठीक है, अब सिग्मा अगर मैं लिख रहा हूं तो मैं लिख दूंगा ना सिग्मा की जगह चार्ज, चार्ज कितना मान लो मैंने लिखा Q, ये हो गया नीचे की तरफ कितना आपका एरिया A, ऐसे, और साथ में एप्सिलॉन नॉट पड़ा ही है यहाँ पे। कितनी बात समझ में आई। अब मैं यहाँ से EA एक साइड कर लेता हूँ और इसको एक साइड कर देता हूँ, इतने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके है, इतने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं बेटा, मेरा वही चैनल है, मेरा वही चैनल है बेटा। ध्यान से सुनना भाई, करंट चला, यहां से करंट चला है तो इसका मतलब चार्ज ही तो चल रहा है, चार्ज ही तो चल रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे इस प्लेट पे नेगेटिव आ रहा है, ये हुआ। तो इसका मतलब इसकी प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसे लिख सकते हैं ना, पहले चैप्टर में पढ़ाया था कि E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो सिग्मा क्या होता है, चार्ज बाय में एरिया होता है। सिग्मा क्या होता है, चार्ज बाय में एरिया होता है। तो चार्ज जितना इसके ऊपर आ रहा है, मान लो मैंने बोला कि उसकी प्लेट्स के ऊपर चार्ज जो आ रहा है वो प्लस Q आ गया, कैपेसिटर का जो चार्ज बताओगे वो पॉजिटिव प्लेट का ही बताओगे आप लोग। तो Q कितनी है, उसका एरिया, प्लेट्स का एरिया A है, तो Q बाय में A हुआ। एप्सिलॉन नॉट पहले से है तो यहाँ पे ये रिलेशन बना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने सिर्फ E A एक साइड कर लिया और Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट को एक साइड कर लिया। अब IC में देखो D बाय में DT है, यानी एक मिनट, इसको रब करो। ID को देखो, ID से निकालते हैं, आसान रहेगा, ID से निकालते हैं। ठीक है, ID क्या है, एप्सिलॉन नॉट D अपॉन DT, फाई की वैल्यू क्या होगी भैया, D अपॉन DT फाई की वैल्यू क्या होगी, E इंटू क्या होने वाली है भैया, जल्दी से बताओ, E इंटू क्या होने वाली है, एरिया होने वाली है। फ्लक्स कैसे निकलता है, फ्लक्स कैसे निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसी दिशा में उसका ए वेक्टर है, तो ई ए लिख दोगे फ्लक्स को। भाई फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है ई डॉट ए, सिंपल सी बात, उसको ओपन करोगे तो ई ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस दिशा में जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट जा रहा है, उनका एरिया वेक्टर भी उसी साइड होगा टुवर्ड द ऑब्जर्वर या आउटवर्ड बोलो। तो थीटा यहाँ पे जीरो हो रहा, कितना हो रहा है, 0 डिग्री हो रहा, तो ई ए आ गया या नहीं आ गया। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे देखो ई ए की वैल्यू कितनी लिखी है मैंने, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो आई डी इज इक्वल टू कितना हुआ, एप्सिलॉन नॉट D अपॉन डी टी की जगह अब क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, D अपॉन डी टी की जगह मैं यहाँ लिख दूंगा Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट लिख दूंगा। अब एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया, वो बाहर आ गया, और अंदर लिख दिया मैंने ये डी क्यू बाई में डी टी, तो ये इससे कट, ये इससे कट, तो आई डी की वैल्यू कितनी आ रही है, डी क्यू बाई में डी टी आ रही है। आई डी की वैल्यू कितनी आ रही है, डी क्यू बाई में डी टी आ रही है, जो किसके बराबर है, कंडक्शन करंट के बराबर है, यस और नो। तो यही तो प्रूफ करना था, तो यही मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था तुम्हें कि दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं भैया, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं।
चलो जल्दी से बताओ, फिर इसके बाद बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाँ, डी क्यू बाई में डी टी, ठीक है, डी क्यू बाई में डी टी होगा। चलो, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक, आगे बढ़े। नेक्स्ट, अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आ गया सीधा। ट्रांसवर्स नेचर अभी आया नहीं है यार, मैं लास्ट में करवा दूंगा उसको, ठीक है, क्योंकि अभी स्लाइड नहीं है खाली मेरे पास, तो लास्ट में मैं करवा दूंगा। चलो, तो अभी ध्यान से देखना कि यार ईएम वेव होती है हमारे पास, जो ईएम वेव है ना, ईएम वेव्स, उसमें ना अलग अलग वेव्स होती हैं, मतलब अलग अलग वेव्स होंगी, उनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग वेवलेंथ होती है, ठीक है। तो कितनी होती है ये? 8 होती हैं। जैसे कि एक होती है, आप ऐसे लिख सकते हो, राहुल मदर इज विजिटिंग अंकल जेवियर्स गार्डन। राहुल मदर इज विजिटिंग अंकल जेवियर्स गार्डन। राहुल मदर, आर क्या है भैया? रेडियो वेव्स है। आर क्या है? रेडियो वेव्स है। एम क्या है? माइक्रोवेव्स है। आई क्या है? इंफ्रारेड है। वी क्या है? विजिबल ईएम वेव्स है। यू क्या है? अल्ट्रावायलेट है। एक्स क्या है? एक्स रेज है। जी क्या है? गामा रेज है। तो कितनी हुई आप लोगों के सामने? 8 नहीं 7 होती है। ईएम वेव कितनी है? 7 है। 7 वेव्स होती हैं। अब इनको एक एरे में रखा होता है, मतलब एक एरे बनाया होता है, एक अरेंजमेंट बनाई होती है, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोला जाता है। तो ये एक एनसीईआरटी में मिल जाएगा आप लोगों को ये डायग्राम, अगर तुम्हें क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप लोगों को ये एनसीईआरटी में मिल जाएगा डायग्राम, ठीक है। कहाँ पे मिलने वाला बेटा? ये एनसीईआरटी में मिलने वाला है। तो ध्यान से देखना कि जैसे ये गामा रेज को अगर मैं पकड़ता हूं, तो गामा रेज यहां से लगभग शुरू हो रही है। 10⁻⁴ कितना है ये? यार विजिबल नहीं है, ये कैसे बनाई है? विजिबल नहीं है यार, ये कैसे बनाई है इन्होंने? जस्ट अ मिनट। ये लगभग लगभग जाएगी यार 10⁻⁴ 19 और 18 के बीच में। यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 18 है, तो इनके बीच में है ये। तो यहाँ से इसका मतलब क्या है? यहाँ से इसका मतलब ये है कि आप लोगों को सिर्फ याद करना है कि हर एक वेव की कितनी फ्रीक्वेंसी है। मान लो ये रेडियो वेव है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, रेडियो वेव अगर है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी वेवलेंथ कितनी है, इसकी वेवलेंथ कितनी है, ये सब चीजें भाई चाहिए, ये सब चीजें चाहिए हमें, क्योंकि क्वेश्चन इसी पे आता है। अब हर एक की आप लोगों को याद करनी होगी इसमें, और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं भी तुम्हें क्या बताऊंगा, रेंज बोल के बताऊंगा, तो वो बोलने से अच्छा भाई तुम याद कर लेना। हाँ, एक चीज जरूर मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि भाई ये बड़े काम की चीज है कि आपको विजिबल जो रेज याद करोगे, उसकी रेंज याद करोगे, और क्या याद कर लोगे तुम? वेवलेंथ भी याद कर लोगे, तो तुमसे उसके अंदर अलग अलग कलर आएंगे, जैसे कि वॉलेट कलर होगा, ब्लू होगा, ग्रीन होगा, येलो होगा, और ऑरेंज होगा, और रेड होगा। तो तुमसे बोला जाएगा कि ये कौन से रीजन में लाई कर रही है, क्या कलर है भैया। तो अगर विजिबल में है तो उसमें पूछा जाएगा, अगर वेवलेंथ मान लो 400 से लेके 400 नैनोमीटर से लेके कहाँ तक है भैया? 450 नैनोमीटर तक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो कौन सा रीजन है? वॉलेट रीजन है। मान लो अगर 600 है, 600 नैनोमीटर से 650 नैनोमीटर है, तो कौन सा कलर होगा? हाँ जी, 600 से 650 में ऑरेंज कलर होने वाला। कौन सा कलर होने वाला बेटा? ऑरेंज कलर होने वाला। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ में ये वाला पोर्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रीजन आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ये रीजन आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बताइए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट से बताइए, फिर आगे की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। बेटा क्या नहीं दिखा? बताओ इसमें क्या नहीं दिखा? एनसीईआरटी में ये डायग्राम है, तुम सीधा अपनी बुक खोलो और एनसीईआरटी में ये डायग्राम तुम्हें मिल जाएगा। क्या दिक्कत है बताओ फटाफट से। अभिषेक, 7 वेव तो है ही हैं। राहुल मदर इज विजिटिंग अंकल जेवियर्स गार्डन, तो आर फॉर रेडियो वेव, एम फॉर माइक्रोवेव, आई फॉर इंफ्रारेड, वी फॉर विजिबल, यू फॉर अल्ट्रावायलेट, एक्स फॉर एक्स रेज, एंड जी फॉर गामा रेज। अब इन सब की अरेंजमेंट करना, एक सीक्वेंस बनाना, वो कहलाता है क्या? अब सीक्वेंस किस आधार पे होगी? या तो वेवलेंथ के आधार पे या फ्रीक्वेंसी के आधार पे। तो भैया उसको बोला जाता है ई एम वेव स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोला जाता है। क्लियर हुआ? जल्दी से बता दो फटाफट से सभी, बताओ भाई।
हो गया? बुक से क्लियर हो गया? हाँ मैं वही तो बोल रहा हूँ, पहले ही मैंने बोल दिया ना कि डायग्राम थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो आप एनसीईआरटी से ये डायग्राम देख सकते हो, मैंने यही बोला तुम्हें। मैंने ये तो बोला ही नहीं कि भाई तुम यहीं से देखो, मैं तो बोला ही नहीं। चलो अब रेडियो वेव है, इसके बाद रेडियो वेव की क्या फ्रीक्वेंसी रेंज होती है और क्या यूजेस होते हैं वो सब आप लोग देखो। फ्रीक्वेंसी और रेंज तुम खुद से याद कर लेना, क्योंकि वो याद करने का ही मैटर है। मैं सिर्फ तुम यहाँ पे मेन थोड़े थोड़े से यूजेस बता देता हूँ कि रेडियो वेव किस तरीके से यूज होती है। ठीक है, करें स्टार्ट। तो रेडियो वेव जो होती है भैया वो कहाँ पे यूज होती है? रेडियो वेव कोई बताएगा कि कहाँ पे यूज होती है? वो टेलीविजन, हाँ जी, कहाँ पे यूज होती है? टेलीविजन यूज होती है उसमें, यस और नो? सर क्या मैं आपके चैनल से आरबीसी बोर्ड क्लियर? यस, आराम से बिल्कुल कर सकते हो। हाँ जी, रेडियो वेव कहाँ पे यूज होती है? रेडियो वेव भैया टेलीविजन में यूज होती है, रेडियो में यूज होती है। आप ये लोग ये यूज बोल सकते हो, ऐसे यूजेस आप लोगों को देखने हैं। ठीक है, एक डायग्राम है एनसीईआरटी के अंदर, डायग्राम नहीं टेबल है जिसमें प्रोडक्शन भी बता रखी है, जिसमें प्रोडक्शन भी बता रखी है, तो वो भी एक बार आप लोग देख लेना। हाँ जी, तो रेडियो वेव टेलीविजन में, रेडियो में और सेल्यूलर फोन में आप लोग बोल सकते हो, सेल्यूलर फोन्स में भी यूज होती है। तो ये कुछ छोटे छोटे से एग्जांपल हैं जो आप लोगों को याद करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भैया मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ठीक है, ये सब तुम्हें बोल रहा हूँ कि ये तुम्हें खुद से ही पढ़नी है, क्योंकि मैं बार बार लिखता रहूंगा उससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं सिर्फ यूजेस बता देता हूँ जो तुम्हारे दिमाग में हिट करते रहेंगे बार बार से कि हाँ ये इस तरीके से है भाई। ठीक है, बताइए जल्दी से। माइक्रोवेव कहाँ पे यूज होती है भैया? कमेंट सेक्शन में बता दो, कमेंट सेक्शन में बता दो कि माइक्रोवेव कहाँ पे यूज होती है। माइक्रोवेव ओवंस में यूज होती है या नहीं होती है? माइक्रोवेव ओवंस में यूज होती है या नहीं होती है ना? इस टू कुक फूड, टू कुक फूड, यस और नो फटाफट से बताओ। हाँ जी, और कहाँ पे यूज होती है? रेडार सिस्टम में यूज होती है, रेडार सिस्टम में यूज होती है भैया। तो ये कुछ यूजेस हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। कमेंट सेक्शन में बताते रहो ताकि तुम्हें भी पता रहेगा कि हाँ ये यूज है। फ्रीक्वेंसी तो चलो, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी तो चलो क्या ही लिखोगे तुम कमेंट सेक्शन में, यूज तो बता ही सकते हो फटाफट से। अभिषेक ने लिखा है होती है, ये है बस बात खत्म। रडार सिस्टम में यूज होती है, होती है लिख दिया उसने भाई ने। चलो नेक्स्ट चलते हैं। इंफ्रारेड वेव्स, अच्छा इनको एक अलग नाम से भी जाना जाता है भैया, इनका एक दूसरा नाम होता है, एक सेकंड नेम भी होता है इनका। कोई बताएगा कमेंट सेक्शन में वो क्या नाम होता है? सेकंड नेम, सेकंड नेम होता है हीट वेव्स। क्या होता है? हीट वेव्स होता है। इनका दूसरा नाम क्या होता है भैया? हीट वेव से भी जानी जाती हैं। अगर पेपर में तुम्हें बोल दिया जाए कि हीट वेव क्या होती है तो तुम बोल देना कि इंफ्रारेड वेव्स होती हैं। क्या होती है? इंफ्रारेड वेव्स होती हैं। कहाँ पे यूज होती है भैया? रिमोट स्विचिंग में यूज होती हैं, रिमोट स्विचिंग में ये यूज होता है। हाँ जी, बताओ जल्दी से। स्विचिंग बोलो या स्विच बोल दो? स्विचेस बोल दो, स्विचिंग बोलो या स्विचेस बोल दो। कहने का मतलब कि रिमोट्स में यूज होती है। जैसे ये एक रिमोट है, ठीक है, ये क्या है? एक रिमोट है। लाइट दिख रही है क्या? देखना, लाइट दिख रही है क्या? किसी को लाइट दिख रही है क्या? ब्लिंक कर रही है क्या लाइट? हाँ कर रही है, वीडियो में देखिए तो लाइट ब्लिंक कर रही है। तो क्या है? ये रिमोट है, इससे स्लाइड आगे पीछे होगी। तो ये क्या है? रिमोट स्विच है। तो ये इंफ्रारेड वेव से काम कर रहा है। किससे काम कर रहा है भैया? इंफ्रारेड वेव से काम कर रहा है। ठीक है, अब नाम है हीट वेव्स, तो हीट वेव है तो इसका मतलब ये क्या है कि हीटिंग के भी काम आती है। तो ये थेरेपीज के काम भी आती है, फिजिकल थेरेपीज के काम भी आती है भैया। अरे किस काम आती है ये? फिजिकल
थेरेपी उनके काम भी आ जाती है, फिजिकल थेरेपी में भी ये काम आती है। ओके सर 12th के लिए गाइड कर दो, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। अरे भाई यूट्यूब पे लिखो ना स्ट्रेटजी बाय सुनील जांगड़ा सर, सब मिल जाएगा, डोंट वरी। स्ट्रेटजी बाय सुनील जांगड़ा सर, सब मिल जाएगा, डोंट वरी, ये लिख दो। चलो नेक्स्ट, विजिबल रेज के बारे में बताओ भैया फटाफट से। विजिबल रेज के बारे में बताओ कि विजिबल रेज क्या है भाई। दिन बताओ, नाम से पता लग रहा है कि देखने के काम आने वाली रेज। ये जो हम वर्ड देख पा रहे हैं ये क्या है, ये क्या है भैया, ये विजिबल रेज है। मतलब जो रेज हम एक्सेस कर पा रहे हैं, हमारी आंखें जो उनको मतलब देख पा रही है उनके हिसाब से। आप सिंपल सा ये बोल सकते हो कि विजिबल रेज जो होती हैं ये ईएम वेव स्पेक्ट्रम का, ईएम वेव स्पेक्ट्रम का वो पार्ट होता है, ये ईएम वेव स्पेक्ट्रम का वो पार्ट होता है जिसको ह्यूमन आई जो है वो डिटेक्ट करती है, ह्यूमन आई जो है वो डिटेक्ट करती है, तभी तो भाई पूरा संसार हम देख पाते हैं, पूरी चीजें हम देख पाते हैं। क्लियर है? अब ये नहीं है कि भैया ये सिर्फ और सिर्फ मतलब विजिबल रेज है तो ये हमें दिखाई दे रही है ना, तो ऐसे मतलब अलग अलग जो बॉडी बॉडी मतलब अलग अलग जो जीव है वो अलग अलग चीजें देख सकते हैं, अलग अलग उनकी रेंज जो होगी वो अलग अलग होगी। जैसे कि इंफ्रारेड है, स्नेक्स देख पाते हैं भाई, मतलब वो उसको डिटेक्ट कर पाते हैं, जो स्नेक्स की आई होती है वो इंफ्रारेड को डिटेक्ट कर पाती है। ठीक है, हाँ ह्यूमन आई। चलो फिर आगे बढ़े, यूवी रेस पढ़े, और यूवी रेस तो बड़ी सिंपल है, बड़ी सिंपल है। बताओ इसके यूजेस, कमेंट सेक्शन में बता दो इसके यूजेस कौन कौन से हैं, कमेंट सेक्शन में इसके यूजेस बता दो। और परसों मैं आप लोगों को रे ऑप्टिक्स स्टार्ट कराऊंगा, रे ऑप्टिक्स स्टार्ट कराऊंगा बेटा परसों, रे ऑप्टिक्स 01 करेंगे। बताओ जल्दी से। हाँ जी, यूजेस कहाँ होता है अल्ट्रा वायलेट का? घर बनाया होगा कभी, मतलब या किसी की दुकान पे देख लिया होगा, वेल्डर, भाई वेल्डर क्या करता है, वेल्डर क्या करता है, वियर करता है स्पेशल टाइप्स के क्या, स्पेशल टाइप्स के क्या, स्पेशल टाइप्स के क्या, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, जो वेल्डर होता है, जो वेल्डर होता है वो क्या करता है, वियर करता है स्पेशल टाइप्स के या स्पेशल ग्लास आप बोल सकते हो, स्पेशल ग्लास के क्या, चश्मे, चश्मे मतलब गोगल्स बोलते हैं जिनको, क्या बोलते हैं, गोगल्स बोलते हैं। तो वो सब क्या होते हैं, वो क्यों यूज करता है भाई, वो यूवी रेस से बचने के लिए यूज करता है ना। तो सर यहाँ पे मतलब फिर यूजेस में तो नहीं आया, ये जस्ट एक बात बोली गई, ये यूज में नहीं आ रहा है, ये जस्ट एक बात बोली गई है कि ये आप लोगों को पता हो। सिंपल से एक एग्जांपल मैंने दिया डेली लाइफ का, कि वेल्डर जो होते हैं आपने देखा होगा, या तो वो एक कवच सा रखता है ऐसे, चिर चिर करके क्या करता रहता है, वेल्डिंग करता रहता है, और आगे एक चश्मा होता है, गॉगल्स होते हैं, तो उनसे क्या होता है कि यूवी रेज अंदर नहीं जा पाती, क्योंकि यूवी रेज बड़ी खतरनाक होती है भैया। ठीक है, बड़ी ही खतरनाक होती है। ठीक है, तो ये तो है एक जनरल बात। और आपने घरों में देखा होगा कि आरओ लगे होते हैं, आरओ लगे होते हैं, यूवी प्यूरीफायर लिखा होता है, प्यूरीफायर लिखा होता है ना, यूवी क्या लिखा होता है भैया, प्यूरीफायर लिखा होता है। यस और नो फटाफट से एक बार बता दो, लिखा होता है या नहीं लिखा होता है? तो आरओ में यूज होती है, कहां पे यूज होती है, आरओ में यूज होती है। मतलब ये क्या करते हैं, किस द जम्स, ये जम्स को मार देते हैं भैया, किसको मार देते हैं, जम्स को मार देते हैं। ठीक है, और कहाँ पे यूज हो सकता है भैया, यूवी रेज और कहाँ पे यूज हो सकता है, ये आई सर्जरी में यूज होता है। कहाँ पे यूज होता है बेटा, आई सर्जरी में भी ये यूज होता है, आई सर्जरी में भी ये यूज होता है। स्पेलिंग पे मत जाना, इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है मेरी। आई सर्जरी में भी यूज होता है। ठीक है, बताओ जल्दी से।
ओके, फटाफट से बताओ। हाँ, जम्स इन वाटर उनको मारते हैं। अरे सिंपल सा है, घर में देखना अगर आरओ लगा हो तो उस पर लिखा था आरओ क्या है, तो वो यूवी, यूवी प्यूरीफायर लिखा रहता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरेज क्या होता है भैया? एक्सरे, हड्डी टूट जाती है फिर एक्सरे करवाते हैं, हड्डी टूट जाती है क्या करते हैं? एक्सरे करवा देते हैं ना। तो ये भाई एक्सरे जो होता है वो डायग्नोस्टिक टूल, हाँ जी, किस तरीके से यूज होते हैं? डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन की तरह यूज होता है। ये हमारे बोन की पिक्चर ले लेता है, ये हमारे बोन की पिक्चर लेता है। और किस तरीके से काम आता है भैया ये? हाँ जी, और किस तरीके से ये काम आ जाता है? हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन, हाँ वो तो है ही है, टैनिंग हो जाती है उससे, यूवी रेज में टैनिंग हो जाती है, कैंसर के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो वो बड़ी खतरनाक ही होती है, उससे बच के ही रहे। अगर कई बार मतलब जैसे कोई वेल्डर है, अगर वो वेल्डिंग कर रहा है, तुम कोई काम करवाने जा रहे हो, तो भाई तुम मत देखा करो, तुम मत देखा करो, आंखें दूर रखा करो। हाँ जी, तो डायग्नोस्टिक टूल की तरह यूज हो गई मेडिसिन में। कैसे? एक्सरे, मतलब आपकी बोन्स जो होती हैं या किसी की बोन जब कभी टूट जाती हैं, किसी को चोट लग जाती है, तो भैया फिर उसकी पिक्चर लेनी पड़ती है कि कितनी हड्डी कहाँ से टूटी है, कैसे उसको जोड़ना है। तो डायग्नोस्टिक टूल की तरह वो कैसे यूज हो रहा है? मेडिसिन में यूज हो रहा है। और वो क्या करता है साथ में? ये यूज होता है भैया इन द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन फॉर्म ऑफ कैंसर, सर्टेन फॉर्म ऑफ कैंसर। ठीक है, अलग अलग टाइप के कैंसर होते हैं भैया, उनको ट्रीट करने के भी ये काम आता है। बताइए, हो गया? हाँ, मेडिकल फैसिलिटी। चलो लास्ट रहती है, फिर लास्ट क्या आएगी हमारे पास? गामा रेस। गामा रेस का यूज बताओ जल्दी से, फटाफट से, क्या यूज है? बहुत बढ़िया यूज है भैया। और बाकी बुक में भी तुम्हें बहुत सारे मिल जाएंगे, मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी वाले ही करवाए हैं। जो एनसीईआरटी में टॉपिक्स दिए हुए हैं, जो एनसीईआरटी में यूजेस दिए हैं, सिर्फ वो वाले ही मैंने तुम लोगों को यहाँ पे करवाए हैं। जो अदर बुक्स हैं, रेफरेंस बुक्स हैं, उनमें तुम्हें मिल जाएंगे और सारे भी। तो बताओ जल्दी से कि गामा रेस का क्या यूज है? बताइए जल्दी से भैया। ये जो हैं यूज्ड होते हैं, यूज्ड इन मेडिसिन, यूज्ड इन मेडिसिन टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स। अरे, कैंसर सेल मेडिसिन में यूज होते हैं टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल, मतलब ट्रीटमेंट में ही आते हैं। ठीक है, तो कुछ यूजेस थे जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताए हैं, कुछ यूजेस थे मैंने जो आप लोगों को यहाँ पे बताए हैं बेटा जी। अब ये है एनसीईआरटी का एक डायग्राम, जो आप लोगों को मेरे ख्याल से सबकी अपनी अपनी एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी में मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इनकी वेवलेंथ रेंज है, रेडियो की, माइक्रो की, इंफ्रारेड की, लाइट विजिबल, और ये साथ में यूवी की, ये एक्स रेज की, और ये गामा रेज की। ये जरूर से याद हो। ठीक है, और साथ में ये डिटेक्शन बेशक तुम थोड़ी बहुत ही भूल जाना, लेकिन प्रोडक्शन याद रख लेना कि रेडियो वेव रैपिड एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उनसे प्रोड्यूस होती है। माइक्रोवेव जो होते हैं, अलग अलग टाइप की ट्यूब्स होती हैं, वॉल्व्स होती हैं, मतलब क्लिस्ट्रॉन हो गई, मैग्नेट्रॉन हो गई, उनसे प्रोड्यूस होते हैं। इंफ्रारेड जो होती हैं वो वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल से प्रोड्यूस होती हैं। और लाइट जो है भैया, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स है इन एटम, एमिट करते हैं लाइट व्हेन दे मूव फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू ए लोअर एनर्जी। ये तुम एटम्स में भी पढ़ोगे कि जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे आता है तो वो लाइट निकालते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? लाइट है। वो क्या है? लाइट है। उस तरीके से प्रोड्यूस होती है विजिबल। अल्ट्रावायलेट इनर शेल इलेक्ट्रॉन इन एटम मूविंग फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू ए लोअर एनर्जी लेवल, तो उस टाइम पे यूवी प्रोड्यूस होती है। साथ में एक्सरे, एक्सरे ट्यूब कैसे प्रोड्यूस होती है भैया? इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। एक्सरे जो हैं वो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स जो है प्रोड्यूस करते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप लोगों को प्रोडक्शन, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, यूजेस, ये सबसे ज्यादा आने चाहिए। ठीक है, ये सबसे ज्यादा आने चाहिए भाई साहब। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट खत्म है क्या? एक मिनट,
अभी तो खत्म है भैया। चलो, तो अभी मेरे ख्याल से सारे टॉपिक्स हो गए हैं कि एक टॉपिक रहता है क्या? कोई टॉपिक रहता है क्या? कोई टॉपिक नहीं रहता अभी तो। बताओ जल्दी से, कोई टॉपिक रह गया है क्या? फटाफट से बताओ। भाई कोई टॉपिक रह गया है तो एक बार मुझे फटाफट से बता दो। परसों प्री बोर्ड्स है फिजिक्स का, क्या इंपॉर्टेंट रिवाइज करूं सर पहले? भाई परसों है ना, तो अभी आज का दिन भी है, कल का दिन भी है, तो फिर क्या ही दिक्कत है, पूरा सिलेबस कर जा। सस्मित कुमार, तो पूरा सिलेबस कर जाना भाई, पढ़ जा। वन शॉट करवा रखे हैं, यूट्यूब पे जाके लिख वन शॉट बाय सुनील जंगरा सर, मिल जाएंगे। प्योर नए वन शॉट हैं, उनको स्पीड बढ़ा के देख, जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाएगा। आज और कल में रिवाइज हो जाएंगे। पता नहीं तुम क्या ही करते रहते हो, मतलब मैं इतना कर जाऊं, सिलेक्टेड कर जाऊं, ये थोड़ा होगा ऐसे। चलो भाई, तो अभी हम करवा देते हैं आप लोगों को क्या, अभी हम करवा देते हैं ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव्स। ठीक है, ईएम वेव्स को मैं यहाँ पे करवा देता हूँ। ठीक है, क्वालिटेटिव स्टडी दी हुई है, तो इन शॉर्ट ही आप लोगों को पढ़ाऊंगा, बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव्स, इसका मतलब ये है कि आपको ये बताना है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर है ई, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर है ई, ये आप लोगों को बताना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक पैरेललोपाइप्ड लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे? एक पैरेललोपाइप्ड लेंगे। ये हमने एक पैरेललोपाइप्ड ले लिया। ठीक है, ये एक इमेजिनरी सरफेस हमने लिया है। क्या है ये? एक मेरे पीछे दिख रहा है क्या? नहीं, सही है, इमेजिनरी सरफेस है ये। क्या है ये? इमेजिनरी सरफेस है। और क्या है ये? पैरेललोपाइप्ड है, पाइप्ड, पैरेललोपाइप्ड है ये। ठीक है, ये है भैया, ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है, मान लेते हैं कि ये वाई एक्सिस है, और ये हमारा जेड एक्सिस है। ठीक है, हमने यहाँ सबसे पहले दो तीन चीजें माननी है ट्रांसवर्स नेचर पढ़ने के लिए। हमने माना कि लेट जो ईएम वेव है, लेट ईएम वेव, प्लेन ईएम वेव, लेट प्लेन ईएम वेव ट्रेवलिंग इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, कि भाई एक्स डायरेक्शन में ईएम वेव ट्रेवल कर रही है। तो जो वेव फ्रंट होगा, इसका मतलब जो वेव फ्रंट है, अगर तुमने वेव फ्रंट नहीं आता है तो कोई बात नहीं, सिर्फ क्या होता है कि रेस को मिलाने से, सेम पॉइंट्स को मिलाने से वेव फ्रंट बनता है, जो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट नहीं, वेव के वन शॉट में मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा ये। ठीक है, ध्यान से सुना। लेट प्लेन ईएम वेव ट्रेवलिंग इन एक्स डायरेक्शन, हमने माना कि एक्स डायरेक्शन में प्लेन ईएम वेव हमारी ट्रेवल कर रही है। इसका मतलब जो वेव फ्रंट है लाइज इन वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन, भाई वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ कर रहा है? वाई जेड प्लेन में कर रहा है। फटाफट से बताओ, वाई जेड प्लेन कौन कौन सा? भाई वाई एक्सिस, ये एक वाई है, ये जेड है, तो ये वाला प्लेन हुआ, ये वाई है, ये जेड है, तो ये वाला प्लेन इस प्लेन में लाई कर रहा है, और चल कहाँ रही है? एक्स एक्सिस में। मैं प्लेन वेव फ्रंट की बात, मतलब वेव फ्रंट की बात कर रहा हूँ जो वाई जेड में लाई कर रहा है। जैसे जैसे ये फटाफट से बताओ, ये यस और नो, यस और नो। अब ध्यान से देखना कि अगर वेव एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो वेव की वैल्यू, मतलब उसके जो ई एंड बी है वो कहाँ पे कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ई एंड बी डज नॉट डिपेंड ऑन वाई एंड जेड। इसका मतलब वाई एंड जेड में तो डिपेंड नहीं कर रहे। फटाफट से बताओ भाई। ई, हमने सिंपल से एक बात बोल दी है कि ईएम वेव सिर्फ एक्स एक्सिस में जा रही है, प्लेन वेव फ्रंट जो है, प्लेन ईएम वेव एक्स एक्सिस में जा रही है, तो उसके वेव फ्रंट भी
किस प्लेन में लाई कर रहे हैं, वाई जेड में लाई कर रहे हैं, बट वेव आगे बढ़ रही है ना, तो वाई और जेड में थोड़ा वो डिपेंड कर रही है, यस और नो। चलो अब इसके बाद हम क्या करने वाले, देखो भैया इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा या नहीं होगा, फटाफट से मुझे बताओ, फटाफट से इसका एरिया वेक्टर इधर होगा या नहीं होगा, फटाफट से मुझे एक बार बता दो जल्दी से। इसका किधर होगा, इधर होगा या नहीं होगा। मैं सिंपल एन कैप बना दूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इधर भी एन कैप बना दो, क्योंकि मैं डायरेक्शन शो कर रहा हूँ, मैं डायरेक्शन शो कर रहा हूँ। हाँ जी बताओ यार फटाफट से। तो एक्स एक्सिस में जाने वाला एक कंपोनेंट होगा जिसको मैंने बोला ई एक्स कंपोनेंट है, और इधर जो होगा कंपोनेंट वो ई एक्स डैश कंपोनेंट है। कितना कंपोनेंट है, ई एक्स डैश कंपोनेंट है। इधर क्या है, ई, अरे भाई ऐसा भी होता है क्या यार, पेन ही अटक गया हमारा, तो क्लास ही अटक गई क्या। चलो ये क्या है, ई एक्स डैश है, बताओ फटाफट से। ई एक्स एंड ई एक्स डैश क्या है, ई एक्स एंड ई एक्स डैश आर कंपोनेंट्स, ये क्या है, आर कंपोनेंट्स ऑफ ई, ये ई के कंपोनेंट्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट है इस एक्सिस में, इस एक्सिस। समझ आया। अब इसके बाद सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, अब इसके बाद हम सिंपल गॉस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, थ्योरम हम कैसे लगाएंगे कि ई डॉट डी एस क्या होता है भैया, हाँ जी ई डॉट डी एस किसके बराबर होगा, जल्दी से बता दो, ई डॉट डी एस किसके बराबर होगा। क्या मैं जीरो के बराबर लिख दूं, यहाँ पे कोई चार्ज थोड़ा इनक्लोज है, यहाँ पे कोई चार्ज थोड़ा इनक्लोज है, यहाँ पे तो चार्ज तो है ही नहीं है, तो इसलिए इसको मैं जीरो लिख रहा हूँ। और ये किसके लिख रहा हूँ, इसका नाम रख दो यार कुछ भी, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे आप नाम लिख दो। तो पूरा एक पैरेललोपाइप्ड हमने लिख दिया, ये पूरा एक पैरेललोपाइप्ड हमने यहाँ पे लिख दिया, तो इसको मैं लिखूंगा ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे पूरे के लिए मैंने लिख दिया है। तो इसके कितने फेस है भैया, एक इधर वाला फेस है, एक इधर वाला फेस है, एक ऊपर एक नीचे, और एक तुम्हारी तरफ और एक मेरी तरफ, ऐसे फेस हैं इसके, ठीक है। तो इसको 6 बार के लिए अभी लिखना पड़ेगा। चलो तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, पहले लिखता हूँ मैं इसके किसके लिए, पहले मैं लिखता हूँ इसको बी एफ जी सी के लिए, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, फिर लिखता हूँ मैं ए ई एच डी के लिए, फिर मैं लिखता हूँ इसको बाकी फेसिस के लिए ई डॉट डी एस, ऊपर वाले फेस के लिए लिखता हूँ, ऊपर वाला है ए ई एफ बी, फिर उसके बाद नीचे वाले फेस के लिए लिखता हूँ ई डॉट डी एस को ही, ई डॉट डी एस को नीचे वाले फेस के लिए लिखता हूँ, तो ये बनाएगा एच जी डी सी, डी सी डी सी। अब कौन से रह गए भैया, अब ये मेरी तरफ वाले और आपकी तरफ वाले रह गए हैं, तो इसको लिखूंगा मैं इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, ये होगा ए बी सी डी सामने वाला, फिर उसके बाद इसके पीछे वाला फेस, सामने वाले के पीछे वाला फेस जो कि है ई एफ जी एच, ई एफ जी एच किसके बराबर, 0 के बराबर। फटाफट से बताओ इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई, फटाफट से बताओ इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई। टॉपिक हो चुके हैं, अरे भाई नहीं ये ट्रांसवर्स वाला रहता है, सो डोंट वरी, ट्रांसवर्स वाला रहता है, डोंट वरी। बताओ करें। अब यहाँ पे देखो हमने एक बात बोली थी कि ई एंड बी लिखना था ना, यहाँ पे ई एंड बी डज नॉट डिपेंड ऑन वाई एंड जेड, वाई प्लेन में और जेड प्लेन में वो लाइन नहीं करते, तो वाई प्लेन में मतलब वाई और जेड पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, तो भाई इसका मतलब कौन कौन से जो हैं मतलब हमारे किसी काम के नहीं है, कौन कौन से जो हैं हमारे किसी काम के नहीं है। वाई की साइड जो लाई कर रहे हैं वो हमारे किसी काम के नहीं है, मतलब आप बोलोगे ई एफ जी एच ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसके सामने वाला ये हमारे किसी काम का नहीं है, ऊपर वाला जो कि ऊपर वाला है ये हमारा जो है किसी काम का नहीं है, और ये भी किसी काम का नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ बचेंगे कौन, पहले दो बचने वाले हैं, पहले दो बचने वाले हैं।
और इन पहले दो के लिए जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इनको ओपन करते हैं तो ये क्या होगा, ई डी एस कोस थीटा प्लस में ई डी एस कोस थीटा मैं ओपन कर रहा हूँ, है ना। बताओ यार, बी एफ जी सी के लिए और ये हमारा ए ई एच डी के लिए। बताओ भाई, यही वाले प्लेन जो जिस डायरेक्शन में जा रही है वेव, उसी वाले तो प्लेन हमारे काम आएंगे, बाकी तो क्या ही काम आएंगे। तो इज इक्वल टू कर दिया 0 के, ठीक है। अब इधर देखो, ई एक्स इधर जा रहा है, हमने इधर ही बोला था, और इसका एरिया वेक्टर भी इधर है, तो इसके केस के लिए जो थीटा की वैल्यू होगी वो 0 डिग्री होगी। इस केस के लिए जो थीटा की वैल्यू होगी वो 180 डिग्री होगी, क्योंकि एरिया वेक्टर इधर है, इसका ई उधर जा रहा है कंपोनेंट, तो यहाँ 180 डिग्री है। तो यहाँ पे बनेगा ई की वैल्यू बन गई ई, और डी एस की जगह क्या बोले, कोई भी एरिया बोल दो कि एरिया है कितना, एस बोल दिया हमने, माइनस ई डैश, ये एक्स एक्सिस में, ये भी एक्स एक्सिस में, एस इज इक्वल टू 0। बताओ भैया, इनका एरिया हमने एस मान लिया, इसका भी एरिया एस है और इसका भी एरिया एस है, और थीटा ये बिल्कुल बता दिए। तो एक बार में थीटा 0 है तो क्या बनेगा, ई एस cos 0 इज 1, तो ई एस बना, ई एस मतलब ई की वैल्यू ई एक्स है, तो ई एक्स एस बना, माइनस उधर वाले दूसरे फेस की साइड 180 डिग्री है तो वहां पे माइनस आ रहा है इसलिए, तो ई एक्स डैश एस बना इज इक्वल टू 0। अब यहां से एक बात तुम्हें समझ में आएगी कि एस को अगर मैं कॉमन लूं, अगर मैं यहां से एक्स को एस को कॉमन ले लूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यस और नो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? बताओ यार। अब एरिया तो यहाँ पे 0 होने से रहा, एरिया तो यहाँ पे 0 होने से रहा, एरिया जो एस है उसको तो हम 0 करने से रहे कि यहाँ पे तो एरिया 0 हो गया, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसका मतलब यहाँ पे ई एक्स की वैल्यू 0 है, ई एक्स डैश की वैल्यू 0 है, इसका मतलब तो ये हुआ ना, इसका मतलब तो ये हुआ। सर फिर इससे प्रूफ क्या हुआ? इससे प्रूफ हो गया कि ट्रांसवर्स नेचर है। हमने बोला कि इस दिशा में एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो है वेव चल रही है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में वेव चल रही है, तो उसी एक्सिस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये शो करता है इसका ट्रांसवर्स नेचर। ये क्या शो करता है? इसका ट्रांसवर्स नेचर शो करता है। बताओ यार फटाफट से, समझ आ गई इतनी बातें? क्या शो करता है? ट्रांसवर्स नेचर। बेटा नोट से देख लेना, एक बार नोट से देख लेना, ठीक है। चलो तो अभी क्लास करते हैं खत्म, क्योंकि सारे टॉपिक हो गए हैं हमारे खत्म। ओके, तो अभी के लिए बस मैं यही बोलूंगा तुम सबको कि भैया अगर तुमने, ये क्या चल क्यों नहीं रहा भैया, ये चल क्यों नहीं रहा ये, हाँ ये चल गया। तो भैया अभी के लिए सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, ऐप को डाउनलोड कर लेना है, प्ले स्टोर से आप लोगों को ये मिल जाएगी एम्बाइब की ऐप। और कैसे डाउनलोड करना वो सब बता दिया तुम्हें, कैसे बुक्स को एक्सेस करना वो तुम्हें बता दिया यहाँ पे। साथ में VLE ऐप है, उसको डाउनलोड कर लेना, वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट ऐप। इससे फ़ायदा क्या है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट आप लोग करना चाहते हैं, जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम चले हुए हैं या किसी के होंगे, तो आप लोगों को फ़ायदा होगा। यहाँ से सारे के सारे जो है आप डायग्राम नहीं मतलब पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट सीख सकते हो वीडियोज़ के थ्रू। पूरा 3D एनिमेशन बताया हुआ है ऐप पे। आप क्लास लेने के साथ साथ आप बुक्स को भी एक्सेस कर पाते हो, जो लास्ट स्लाइड पे मैंने तुम्हें बताया। और एम्बाइब लेंस तो बड़े काम की ही चीज है, तो इसको जरूर से देख लेना एक बार से। ओके, ये देखिएगा साथ में। और चलो ये जरूर देखो, ये वाला पोर्शन। ये यार व्हाट्सएप ग्रुप है आप लोगों के लिए, जो डाउट रिजोल्व करने का मतलब आप लोगों के जो डाउट है उनको सॉल्यूशन करवाता है, ठीक है। और ये बढ़िया वाले फीचर है एम्बाइब के, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। एम्बाइब लर्न मतलब 7,000 से भी 7,000 नहीं 70,000 प्लस वीडियोस जो हैं भैया, और 2,000 बुक्स पड़ी हुई हैं एम्बाइब की ऐप पे, आप लोगों को मिल जाएंगी एम्बाइब की वेबसाइट पे, ऐप पे। डाउट रिजोल्व करने के लिए आप लोगों के जो है व्हाट्सएप ग्रुप है एम्बाइब पे, लाइव क्लास के साथ आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हो। रोज 60-70 क्लास होती हैं डेली। पेरेंट ऐप पे क्या होता है भैया, अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक किया जा सकता है। अचीव जर्नी बहुत अच्छी चीज़ है कि मान लो कोई चैप्टर तुम्हारा रह गया तो बीच में जब तुम आओगे तो अचीव जर्नी बना लो ऐप पे आके या वेबसाइट पे जाके, तो वो तुम्हें बताएगा कि भाई तुम्हारे इतने टॉपिक्स अगर पढ़े हुए हैं तो इनको करने से पहले तुम्हें ये चीज़ें आनी चाहिए, ये बेसिक तुम्हें आना चाहिए। और ये तुम कहाँ से पूरे करोगे, ये रही वीडियो, यहाँ से पूरे कर लोगे। और इसी तरीके से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, टेस्ट दे सकते हो, और टेस्ट को कस्टमाइज भी कर सकते हो। बढ़िया वाले कूबो से आप लोगों को पढ़ाया जाता है ऐप पे। और साथ में भैया लेंस आप लोगों को मैं बार बार बता ही रहा हूँ, ठीक है। चलो तो मेरे ख्याल से सभी चीज़ें आ गई हैं आप लोगों को समझ में।
इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त। मिलते हैं जल्दी से नए सेशन। सो बॉय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।